साइड में एक दूसरा मोबाइल रख रखा है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। खींचो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। बेटा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडी का रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे जो केस स्टडी है, क्योंकि केस स्टडी के अंदर मैंने पर्टिकुलरली देखा है कि बच्चे को यही नहीं पता होता एग्जैक्टली केस स्टडी में है क्या और लिख के क्या आना है। तो बच्चे की यही प्रॉब्लम समझते हुए हमने केस स्टडी की रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं। क्योंकि बेटा केस स्टडी के अंदर पर्टिकुलरली क्या है, जो आपका न्यू सिलेबस है सीए फाइनल एससीएमपी का, उसके अंदर जो केस स्टडी वाला पोर्शन है वो कहीं ज्यादा है। इनफैक्ट जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं केस स्टडी के हिसाब से पूछे जा रहे हैं, उसको भी केसेस में कन्वर्ट करे जा रहे हैं इंस्टीट्यूट। तो दैट इज वाई हमें नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक के अंदर कंटेंट है वो तो समझना है ही, अब ये देखना है कि उसको जब हमने केस स्टडी का एक रूप दे दिया आईसीआई ने, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडी का रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम आपके साथ डेली एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, ऑल्टरनेटिव क्लासेस लेंगे और डेली एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की पहली केस स्टडी है केस स्टडी रिवीजन सीरीज के अंदर वैल्यू चेन एनालिसिस एस स्मार्ट के ऊपर है। जो बुक है अपनी कॉस्टिंग कंपेनियन, उसके अंदर है ये चैप्टर नंबर 1 में पेज 1.33 पर, और आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अंदर है ये चैप्टर नंबर 13 पेज 13.8 के ऊपर। ठीक है, तो पहले निकाल लीजिए आप इसको। अगर मेरी बुक है तो भी अच्छा है, मेरी बुक नहीं है तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अंदर चैप्टर 13 के अंदर है, वो आप निकाल लीजिए। ये पहली केस स्टडी है। अपना स्केड्यूल बेटा रहेगा आपसे मॉर्निंग 8 और ये चलेगा TTSS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे। ठीक है, 4 दिन हम क्लास लेंगे और हर क्लास के अंदर हम आपको एक केस स्टडी कराएंगे। और केस स्टडी ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से रिवाइज करवा दी, मैं आपको अच्छे से पूरा केस स्टडी समझाऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि पेपर के अंदर आपको वो लिखकर कैसे आनी है जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। ठीक है, बुक निकाल लीजिए, अब चलते हैं। अब सबसे पहले देख रहे हैं हम क्या लिखा है जी, हाउ टू हैंडल एंड इफेक्टिवली प्रेजेंट केस स्टडी इन एग्जाम। केस स्टडी कोई बेटा एक ऐसा नॉर्मल टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होता कि आपने नॉर्मल पढ़ा और उसका एकदम आंसर देना आपने स्टार्ट कर दिया और आपको नंबर मिल जाएंगे। केस स्टडी अपने आप में ही एक अलग चीज है। केस स्टडी को अप्रोच करने का, केस स्टडी को सॉल्व करने का एंड केस स्टडी को प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। बट हाँ, अगर हमने एक बार वो तरीका समझ लिया तो बेटा उसके बाद हमारे लिए हर केस स्टडी सॉल्व करना आसान हो जाएगा और एग्जाम के अंदर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, रेलेवेंट लिख के भी। ठीक है, पर आपको पता तो चले केस स्टडी अपने को सॉल्व किस तरीके से करनी है। तो देखते हैं, ये बेटा आप अपने नोटबुक में भी बना लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाउ टू हैंडल एंड इफेक्टिवली प्रेजेंट केस स्टडी इन एग्जाम। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है केस स्टडी को समझो। यानी केस स्टडी के अंदर क्या है, जब तक मुझे ये समझ ही नहीं आएगा, आप देखो ना, मतलब क्या है केस स्टडी, जब तक वो केस है उसको जब मैं स्टडी करूंगा तभी तो मेरे को ढंग से समझ आएगा। अगर केस स्टडी समझ ही नहीं आई आपको तो आंसर कैसे लिख कर आ पाएंगे आप। तो है केस स्टडी को सबसे पहले समझना है, और ये नहीं कि ऊपर ऊपर से समझ लिया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। लाइक अंडरस्टैंड द केस स्टडी थॉरोली। अब सर थॉरोली से मतलब क्या है कि केस स्टडी मुझे अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आई, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या पैमाना है। बेटा इसका ये पैमाना है कि सबसे पहले जब हम केस स्टडी, मतलब आपको थॉरोली समझ आ गई है नहीं आ गई है, ये इस बात से पता चलेगा कि आपने जब केस स्टडी पढ़ी तो आपको उसका पूरा फ्लो समझ में आ गया है।
कि केस स्टडी के अंदर कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें हैं, बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी क्या है, कंपनी पहले क्या करती थी, फिर कंपनी अब क्या कर रही है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जो भी इश्यूज दे रखे हैं केस स्टडी में, जो भी टॉपिक डिस्कशन, कोई भी पॉइंट केस स्टडी में दे रखा है, वो समझ में आया पूरे फ्लो के साथ, तो हम कह सकते हैं हाँ हमें केस स्टडी थॉरोली समझ आ गई। बट यहीं तक काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट चीज है रिक्वायरमेंट ऑफ द केस स्टडी। केस स्टडी तो हमने समझ ली, बट उसके बाद हमें समझना है कि केस स्टडी का फाइनली क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, रिक्वायरमेंट क्या है, कि इस केस स्टडी के बेस पे आईसीआई हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो हमें केस स्टडी थॉरोली समझनी है, उसका फ्लो, साथ ही साथ उसकी रिक्वायरमेंट भी समझनी है। अब जब हम कोई केस स्टडी पढ़ते हैं, जैसे अभी तो हम पर्टिकुलरली वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर पढ़ रहे हैं, बट वैसे जब हम कोई केस स्टडी पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, जब हम पूरा सिलेबस कर लेंगे तो इतने सारे मॉडल, इतने सारे कॉन्सेप्ट होंगे, तब तो हमारे लिए कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि यार ये केस स्टडी मुझे लग रहा है कि वहां से भी है, वो वाला मॉडल भी लग रहा है, वो वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट मतलब टच हो रहा है, कई कई एरियाज से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो केस स्टडी है इसके अंदर एक टॉपिक से नहीं कई टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बट इसके अंदर अपने को ये समझना जरूरी है कि आपको जब फ्लो ऑफ द केस स्टडी और रिक्वायरमेंट ऑफ द केस स्टडी पता चला, उसके बाद आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर यार ये भी मॉडल वो भी मॉडल। आप केस स्टडी और रिक्वायरमेंट को जब बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक लेकर चलेंगे, मतलब बहुत आलतू फालतू मत सोचिए, आप केस स्टडी समझिए, केस स्टडी का फ्लो समझिए और उसके बाद रिक्वायरमेंट, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मॉडल और कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। क्योंकि कई बार हम केस स्टडी को पढ़ते हैं ना, हमें लगता है कि यार 4 डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट लगेंगे, बट जब हम रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं तब पता चलता है हाँ यार उन चारों में से ना पर्टिकुलरली एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी गई है। तो जब तक आपको ये दोनों चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, आपको कई बार कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं चल पाएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। लाइक ये केस स्टडी वैल्यू चेन के ऊपर है, टीक्यूएम के ऊपर है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर है, ये कैसे पता चलेगा? आपको केस स्टडी का फ्लो देखकर और उसकी रिक्वायरमेंट देख के। जब आप ये दोनों चीजें देख लेंगे, जब आप ये दोनों चीजें देख लेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक मॉडल कौन सा इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। अब केस स्टडी तो अपन ने समझ ली कि यार ये केस स्टडी थॉरोली हो गई। अब केस स्टडी का फाइनली आंसर प्रेजेंट कर कर आना है, तो बच्चा क्या करता है, केस स्टडी पढ़ते ही वो आंसर लिखना स्टार्ट कर देता है, या पढ़ते पढ़ते उसको जो समझ आता है लिखना स्टार्ट कर देता है। बेटा ऐसा नहीं है, उससे पहले प्लान करो। प्लान मतलब माइंड में एक प्लानिंग करो कि अब आप केस स्टडी को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। आप उसका एक स्ट्रक्चर डेवलप करो माइंड में कि मैं इन इन एरियाज के ऊपर बात करूंगा, इन इन हेडिंग्स ये लिख कर आऊंगा, ये सब हेडिंग होगी, ये चीजें होंगी, वो होगा। मतलब माइंड में प्रॉपर एक सीक्वेंसिंग बनाओ, प्रॉपर पॉइंट्स बनाओ, एक ढांचा बनाओ। एक बिल्डिंग भी बनती है बेटा, तो आपने देखा होगा बिल्डिंग जो बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके पिलर्स। पिलर्स बनते हैं ना, दीवारें तो ढकने का काम करती हैं खाली। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है ना, वो मैं आपके पिलर्स बनवा रहा हूं कि माइंड में ना वो पिलर सोचो कि जिसके बेसिस पर आप पूरा केस स्टडी का आंसर खड़ा करोगे कि ये टॉपिक के बारे में बोलूंगा, फिर वो हेडिंग आएगा, फिर वो सब हेडिंग आएगा, ऐसे ऐसे, फिर इसके बारे में, फिर उसके बारे में, इसके बारे में। ये प्लान माइंड में अगर मेकअप नहीं होगा तो केस स्टडी में आप कुछ भी लिख कर आ रहे होंगे और आगे पीछे काफी होगा, मतलब रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, आपका आंसर कुछ और जा रहा होगा। इसलिए सेकंड पॉइंट है माइंड में आंसर का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो। फ्रेम अ सुटेबल स्ट्रक्चर इन माइंड टू आंसर ऑल द रिक्वायरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ आंसर। कैसे? जैसे फ्लो ऑफ आंसर क्या, जैसे आपने केस स्टडी का फ्लो समझा, रिक्वायरमेंट समझी, तो आपको पता चला ना आईसीआई की क्वेश्चन से ये रिक्वायरमेंट, मतलब हमसे ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को लेकर, तो अब उस रिक्वायरमेंट को आंसर करने के लिए डायरेक्ट आंसर एकदम लिखना मत स्टार्ट कर देना, एक फ्लो दिमाग में सोचना कि किस तरीके से मैं उस आंसर को देकर आऊंगा। एक लॉजिकल फ्लो मतलब सीक्वेंसिंग। हेडिंग्स डिसाइड करना, किन किन हेडिंग्स ऊपर डालोगे, जिसके बारे में बात करोगे, सब हेडिंग डिसाइड करना। तो दिस इज बेसिकली फ्रेमिंग ऑफ अ सुटेबल स्ट्रक्चर, या एक पिलर बनाने हैं आपको अलग अलग, ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर किन किन चीजों के बेस पर होगा। फाइनली आंसर लिखो। आंसर लिखो मींस अब आंसर फाइनली लिख दो। आप जो भी आंसर है इसके बेसिस पर अब आपको फाइनली लिख कर आना है। केस स्टडी भी समझ आ गई, हमने एक लॉजिकल फ्लो भी दिमाग में मेकअप कर लिया, अब फाइनली लिख कर आना है। यार लिखते समय ना, मतलब ऐसा कहता है बच्चा सर पढ़ भी बहुत लिया, कॉन्सेप्ट भी पता है कौन सा लग रहा है, केस स्टडी भी देखी दिखाई आई हुई है, बट आंसर नहीं लिखा जा रहा। आंसर लिखते समय बेटा 3 चीजों का ब्लेंड दिमाग में बिठा लेना। क्या बोला? आंसर लिखते समय 3 चीजों का ब्लेंड दिमाग में बिठा लेना, आंसर लिखने में कभी परेशानी नहीं होगी। पहला, लैंग्वेज ऑफ केस स्टडी, मतलब जब आप कुछ भी लिख रहे होंगे तो आपको 3 चीजों का मिश्रण कर देना है और आपके पास कंटेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहला, केस स्टडी से लैंग्वेज उठाओ।
दूसरा कॉन्सेप्ट मॉडल इन्वॉल्व, उसका थोड़ा सा तड़का लगाओ। तीसरा कॉमन सेंस। मतलब केस स्टडी का जब आप आंसर लिख कर आएंगे तो आपको केस स्टडी में से भी चीजें उठानी है। केस स्टडी के अंदर अलग अलग लाइन से आगे पीछे दे रखी होंगे, उसको उठा के वहां आपको डिजायर्ड प्लेस पे पुट ऑन करना है। दूसरा, आपको कॉन्सेप्ट जो लग रहा है उसके अंदर जो टॉपिक इन्वॉल्व है, जो मॉडल इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड भी बातें उसके साथ ब्लेंड करके लिखनी है। और इन दोनों को समझने के बाद कुछ कॉमन सेंस वाले पॉइंट अगर वैसे निकल रहे हैं, कुछ उसका इम्प्लीकेशंस हो सकता है, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, वो भी आपको इसके साथ में देकर आना चाहिए। ठीक है, तो केस स्टडी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, बशर्ते आपने इन 3 चीजों को ढंग से फॉलो कर लिया। पहला, केस स्टडी को अपने को समझना है। थॉरोली समझने के लिए बेटा जी अपने को क्या करना पड़ेगा कि हमें कोई केस स्टडी थॉरोली समझ आ गई कि नहीं आ गई, ये कैसे पता चलेगा? आपको सबसे पहले केस स्टडी का फ्लो समझ लेना है। दूसरा, उसकी रिक्वायरमेंट ढंग से समझनी है कि एग्जैक्टली रिक्वायर्ड क्या है इस केस स्टडी से, इंस्टीट्यूट हमसे पूछना क्या चाह रहा है। और इन दोनों चीजों से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा टॉपिक या मॉडल या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जिसके ऊपर ये चीज पूछी गई है। अगला, माइंड में आंसर स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो कि किस तरीके से मैं आंसर देकर आऊंगा, क्या क्या हेडिंग्स होंगी, क्या क्या सब हेडिंग्स होंगी, किन किन एरियाज को टच करूंगा, आंसर का फ्लो किस तरीके से लेकर चलूंगा कि सारी रिक्वायरमेंट भी कवर हो जाए, केस स्टडी के सारे एस्पेक्ट भी कवर हो जाए, पॉइंट्स वगैरह भी कवर हो जाए। ये वाली बात आप यहाँ कंसिडर करोगे सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट जो होगा फाइनली आंसर लिखने का होगा, यानी केस स्टडी आप लिख कर आएंगे जब, और जब आप फाइनली केस स्टडी को लिख रहे होंगे तो 3 चीजें ध्यान में रखना कि केस स्टडी की लैंग्वेज उठाओगे, केस स्टडी की लैंग्वेज उठाओगे, केस स्टडी की लैंग्वेज के साथ साथ जिस टॉपिक के ऊपर वो बेस्ड है आप उसको भी पिकअप करोगे कि भैया ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसको भी ब्लेंड करोगे। और साथ में अपना कॉमन सेंस भी लगाना उस चीज के अंदर कि हाँ यार, अगर ये केस स्टडी का टॉपिक ले लिया, केस स्टडी उठा ली, कॉन्सेप्ट उठा लिया, अब इससे क्या और कॉमन सेंस वाली बातें निकल सकती हैं, लाइक कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंप्लीकेशन, कुछ अलग तरह से अप्रोच निकल रही हो, कोई अलग स्ट्रेटेजी निकल रही हो, वो आप यहाँ पर जरूर बता कर आएंगे। ठीक है, तो बेटा जी ये हो गया हमारा केस स्टडी का बेसिक्स, जिसके अंदर हमने सीखा। और ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि हर केस स्टडी के लिए मैं ये तीनों पॉइंट अलग लिखवाऊंगा, ये सारी केस स्टडी के में ये तीनों ही पॉइंट्स लगेंगे। अब हमें ये देखना है कि हम अलग अलग केस स्टडी इन तीनों पॉइंट्स के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग की 1-2 केस स्टडी थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट लगे, क्योंकि पता नहीं मे और मे नॉट भी आप इस अप्रोच के साथ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, या फिर केस स्टडी पढ़ी सीधा आंसर पढ़ना चालू कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट में इनहेरेंट कमी ये भी है, वो केस स्टडी को जब पढ़ता है ना और सॉल्व करता है तो उसको ये है कि वो केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा। इवन इन न्यूमेरिकल्स बच्चा मैंने देखा है कि क्वेश्चन पढ़ता है, उसका आंसर देख लेता है, बट इससे काम नहीं चलेगा। आप पहले उस केस स्टडी को पढ़ के अपना भी तो दिमाग लगाओ कि मेरे को ये केस स्टडी पढ़ के ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसकी फ्रेमिंग ऐसे होनी चाहिए। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपके आगे आता है तो एक बार प्राइमा फेसी तो उसको सॉल्व करो, मतलब 4 फिगर नहीं 3 तो ठीक निकलेंगे ना, एक की कमी पेशी पता चलेगी। बट सारी चीजें पढ़ते रहोगे तो 1000 बार पढ़ लेना, कुछ फायदा नहीं उस चीज का। क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, आप क्वेश्चन देख रहे हो, आंसर देख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, आंसर देख रहे हो, अपना तो दिमाग लगा ही नहीं रहे, अपना तो जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको लगा ही नहीं रहे, अपना तो दिमाग ऐसे नहीं लगा रहे ना कि उस आंसर का फ्लो किस तरीके से होना चाहिए। अगर ये चीज आंसर का फ्लो पहले आप खुद अपने दिमाग में एक बार तो सोचो, भले ही मैं मानता हूं कि हो सकता है आईसीआई का आंसर वैसा ना हो, कुछ अलग हो, बट एक बार अपना तो दिमाग लगाओ किस तरीके से होता है। जब आप ये चीज करने लग जाएंगे ना, जब आप कुछ केस स्टडी 4-5 केस स्टडी आपने खुद से सॉल्व करी इस तरीके से, तब आपको अगली जो उसके बाद की केस स्टडी होंगी उनमें कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम रहती है, वो जितना मर्जी केस स्टडी कर ले तब भी उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। वो इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उसका आंसर खुद से इनिशिएट नहीं करते, खुद से सोचते नहीं हो कि यार व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस थिंग। आप अपने दिमाग लगाओ कि मैं किस तरीके से इसका एक सुटेबल स्ट्रक्चर बना सकता हूं, पहले खुद तो एक बार प्रयास करो। एंड जब आप ये चीज कर लोगे ना अपने माइंड में इस तरह की फ्रेमिंग, तो आप आंसर लिख कर आ पाओगे। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखना। केस स्टडी को सबसे पहले थॉरोली अपने को समझना है, थॉरोली आपको केस स्टडी समझ आई है कि नहीं आई है, उसके लिए आपको फ्लो ऑफ केस स्टडी देखना है, फ्लो किस तरीके से है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी है। जब इन दोनों चीजों को आप अच्छे से समझ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर टॉपिक इसके अंदर लग रहा है जिसकी मेरे को चर्चा करनी है। माइंड में फ्रेमिंग करनी है कि आप आंसर किस तरीके से लिख कर आओगे, उसका एक लॉजिकल फ्लो क्या होगा, हेडिंग सब हेडिंग क्या होगी। और जब आप फाइनली आंसर लिख रहे होंगे तो याद रखना 3 चीजों का ब्लेंड होता है हर केस स्टडी के अंदर। जब फाइनल आप आंसर लिख रहे होते हो तो 3 चीजों का ब्लेंड होता है।
फर्स्ट वन इज जो केस स्टडी का लैंग्वेज है वो पिक करोगे, जो कॉन्सेप्ट्स है उसका थ्योरी लिखोगे वो भी ब्लेंड करके लिखोगे, और तीसरा अपना कॉमन सेंस लगाओगे कि इसकी और इंप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस लाइक और क्या इसमें बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू हैंडल द केस स्टडी बेसिक्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलें आगे। अब आ जाते हैं केस स्टडी पे। आज ही इस पे केस स्टडी रिवीजन सीरीज के अंदर वैल्यू चेन एनालिसिस एस स्मार्ट पहली केस स्टडी मेरी बुक है तो भी वेल एंड गुड, चैप्टर 1 पेज 1.33 पे, और अगर आईसीआई की आपके पास स्टडी मटेरियल है तो चैप्टर 13 पेज 13.8 पे। हमारी क्लासेस चलेंगी TTSS ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे मॉर्निंग 8 अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 घंटे का ये सेशन होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम केस स्टडी का रिवीजन सीरीज लेकर चलेंगे, जिसके अंदर आपके सिलेबस में जो केस स्टडी हैं उनको समझाऊंगा वो है क्या, वो जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस चीज को समझाऊंगा, आंसर कैसे माइंड में फ्रेम करना है वो बताऊंगा, और अल्टीमेटली एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट कर आना है वो चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले ये केस स्टडी आ गई यहां पर आपकी। ठीक है, दिख रही है केस स्टडी 1 वैल्यू चेन एनालिसिस पेज 1.33। ठीक है, बुक खोल लीजिए, खोल लीजिए, बुक खोल लीजिए। ठीक है, आगे देखो, इस केस स्टडी के ऊपर तो टॉप में हेडिंग दे दी वैल्यू चेन एनालिसिस, बट एग्जाम में तो इतनी कृपा हम पे होगी नहीं कि सीधा बता दे कि किस टॉपिक के ऊपर वैल्यू चेन एनालिसिस, मतलब ये जो केस स्टडी है वैल्यू चेन एनालिसिस पे बेस्ड है। तो दैट इज वाई मैं सबसे पहले आपको सिखा रहा हूँ वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है। पहले वैल्यू चेन एनालिसिस आपको टॉपिक सिखाऊंगा एंड देन उसके बाद इसका केस स्टडी। ठीक है, अब आ जाइए टॉपिक पे। जिसके पास मेरी बुक है वेल एंड गुड, नहीं तो आईसीआई के अंदर आप टॉपिक निकाल लीजिए वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस आईसीआई की बुक में, मेरी बुक में बिल्कुल सेम टू सेम है, देखिएगा। हाँ जी, आ जाइए वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर आ जाइए। ठीक है, चलते हैं। अपने को समझना है वैल्यू चेन एनालिसिस, और जो वैल्यू चेन एनालिसिस है देखा जाए तो कितने शब्दों से मिलके बन रहा है, 3, वैल्यू, चेन और एनालिसिस। एनालिसिस करना हम जानते हैं, किसी चीज को एनालाइज करना। चेन, चेन का मतलब भी हम जानते हैं कि यार कुछ चेन होंगी, कुछ ब्लॉक्स होंगे, अलग अलग चेन होगा, जुड़ी हुई होंगी चीजें आपस में। वैल्यू का यहां मतलब क्या है कि जो वैल्यू टर्म है उससे वो उसका मतलब क्या निकलता है, मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस जो हम पढ़ने वाले हैं, चेन और एनालिसिस कुछ भी खास नहीं है, बट ये जो टर्म है वैल्यू, ये वैल्यू क्या सिग्निफाई कर रही है और वैल्यू यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज हो रहा है। प्रोडक्ट की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू, या कोई ऐसी वैल्यू, मतलब एमआरपी से मतलब है वैल्यू का। वैल्यू एक बिल्कुल ही अलग चीज है, उसको हम आज समझेंगे, ढंग से समझ लीजिए। वैल्यू हम जो वर्ड है वो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि ये वैल्यू है इस चीज की, बट उसको टेक्निकली समझ लीजिए कि वैल्यू प्रोडक्ट की होती क्या है और बनती कैसे है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए आप एक चीज को। बेटा सपोज करो मैं आपको पेन ड्राइव क्लासेस देता हूं, तो उसके अंदर जो पेन ड्राइव क्लासेस हैं वो आपका, आपके पास क्या आ गया, एक प्रोडक्ट या सर्विस, उसको आप एक प्रोडक्ट बोल लेंगे या सर्विस बोल लें। बट उस प्रोडक्ट या सर्विस को देने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को देने के लिए क्या एक एक्टिविटी लगी होगी बैकएंड पे या बहुत सारी एक्टिविटी लगी होंगी। लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं ना कि आपको पेन ड्राइव क्लासेस हम दे रहे हैं, तो पेन ड्राइव क्लासेस देने के लिए आपको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूं कि क्या प्रोसेस है, पूरा बैकएंड एक बार रिव्यू कराता हूं। ठीक है, आओ टूर पे चलो मेरे साथ। सबसे पहले क्या होगा, हमें कोई भी आपको टॉपिक पढ़ाना है, टीचर उस टॉपिक को स्टडी करेगा प्रॉपरली, जैसे टीचर है वो उस चीज को स्टडी करेगा आपको पढ़ाने के लिए। स्टडी करने के बाद टीचर क्या करेगा, उस चीज के नोट्स बनाएगा आपके लिए प्रॉपरली। नोट्स बनाया,
उसने अकॉर्डिंगली बुक भी बना दी आपके लिए, बुक बनाई उसने, नोट्स बनाए, उसने आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करा। अब ये काम टीचर के एंड पे हो गया। अब टीचर उसके बाद रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग रूम का बेटा सेटअप होगा। रिकॉर्डिंग रूम के सेटअप के बाद जब फाइल रिकॉर्ड हो जाएगी, अल्टीमेटली रॉ फाइल, उसके अंदर एडिटिंग वगैरह होगी। एडिटिंग के बाद क्या होगा, रेंडरिंग होगी। रेंडरिंग के बाद क्या होगा, कंप्रेशन होगी। फिर उसके अंदर एनक्रिप्शन सिक्योरिटी लगेगा। फिर बच्चे को अपलोड होगा, उसके लिए एक प्रॉपर पैकेट बनेगा और उसको डिलीवर हो जाएगा। फिर आफ्टर सेल सर्विस में क्या होगा कि हम बच्चे को एनिडेक्स वगैरह पे लेके, एनिडेक्स या टीम व्यूअर पे उसके सिस्टम में क्लास इंस्टॉल करवाएंगे। तो इससे अपने को ये चीज समझ आ रही है कि एक मतलब एक सिंपल सी क्लास, मतलब देखने को लगता है ना, एक सिंपल सी पेन ड्राइव दे दी, एक क्लास देती है सिंपल। उस सिंपल सी क्लास जो हमें बहुत सिंपल लग रही है, उसके बैकएंड पे कितनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। यानी इतनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हुई तब जाके एक क्लास बनी। ठीक है, अब आप क्लास क्यों परचेज कर रहे हो? सर हम क्लास इसलिए परचेज कर रहे हैं क्योंकि हमें पेपर के अंदर पास होना है, इसके लिए हमें पढ़ाई करनी है, उसके अंदर अपने कॉन्सेप्ट समझेंगे, सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये क्लास है, क्लास को आप प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी कह सकते हैं, जो आपका जो पेन ड्राइव मिल रही है, तो वो जो क्लास है वो आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। अगर उस क्लास की कोई वैल्यू ही नहीं है तो आप क्यों खरीद रहे हो? मत खरीदो। अगर उस क्लास की वैल्यू है कुछ आपके जीवन के अंदर, तभी तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद रहा हूं। पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को क्यों खरीद रहा हूं? क्योंकि उस प्रोडक्ट या सर्विस की मेरे लिए कुछ ना कुछ वैल्यू है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू है मेरे लिए। ठीक है, अब उस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, उस दैट पर्टिकुलर वैल्यू को क्रिएट करने के लिए एक एक्टिविटी लगी होंगी या बहुत सारी एक्टिविटीज लगी होंगी पीछे। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी एक्टिविटीज लगी होंगी। तो बेटा इसी पूरी एक्टिविटीज को जब आप कंबाइन कर दोगे, पूरी एक्टिविटीज को जब आप कंबाइन कर दोगे तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल देगी। तो इसको बोला जाता है वैल्यू चेन। वैल्यू चेन का मतलब सारी एक्टिविटीज जब एक्युमुलेट होके प्रोडक्ट की एक वैल्यू बना देती हैं तो उसे बोल दिया हमने वैल्यू चेन, है ना। अलग अलग एक्टिविटीज मैंने बताई ना, जैसे रिकॉर्डिंग, एनक्रिप्शन, बच्चे को भेजना, बहुत सारी एक्टिविटी। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या बन गई? एक चेन। और क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज मिलके प्रोडक्ट की एक वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, दैट इज व्हाई इट इज वैल्यू चेन। अब इस वैल्यू चेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एनालिसिस। सर वैल्यू चेन बन तो गई, अब इसका एनालिसिस करने की क्या लोड है आपको? क्यों एनालिसिस आप फालतू में कर रहे हो? एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वैल्यू चेन को आप फोड़ो जब मैंने वैल्यू चेन को, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज निकली। अब आप उन एक्टिविटीज को समझ रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो और एनालाइज कर रहे हो। क्या बोला? उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो और एनालाइज कर रहे हो कि इसमें से कौन सी एक्टिविटीज वाकई में रेलेवेंट है और कौन सी एक्टिविटीज ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। मतलब कौन सी उसमें एक्टिविटीज ऐसी हैं जो फाइनली प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, जो प्रोडक्ट के लिए जरूरी हैं, जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ा रही है, जो प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ा रही है। बट कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो प्रोडक्ट का मूल्य नहीं बढ़ा रही, जो कस्टमर भी नहीं चाह रहा कि एक्टिविटी खामखा की है, इसको आप मत करो, फालतू की एक्टिविटी। कस्टमर उस चीज के लिए पे भी नहीं करना चाह रहा। तो बेटा जो एक्टिविटीज प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा रही है, जो एक्टिविटीज प्रोडक्ट के लिए जरूरी हैं, जो एक्टिविटी इन सब्सटेंस प्रोडक्ट का एक कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट कर रही है, उसकी गुणवत्ता बढ़ा रही है, उसको और मूल्यवान बना रही है, वो होगी हमारी वैल्यू एडेड एक्टिविटी। और जो एक्टिविटीज उस प्रोडक्ट को मतलब जो रेलेवेंट नहीं है इतना, उस प्रोडक्ट की वैल्यू एनहांस नहीं कर रही, खामखा का खर्चा है, उन एक्टिविटीज को क्या करना पड़ता है? मेरे को डिस्कार्ड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटी काम की फालतू है ही नहीं, मतलब काम की नहीं है, फालतू की एक्टिविटीज हैं जिसमें ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, उनको हटाओ ना। उनमें क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? उनके पैसे बचाओ और जो जरूरी है वैल्यू एड एक्टिविटी है उसके अंदर पैसे लगाओ। इससे क्या होगा? आपकी कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट अच्छा भी निकल कर आएगा। क्योंकि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी के अंदर आपने पैसे कम खर्च करे, आप बिल्कुल ही रिमूव कर दिए, जितना भी था एक्टिविटीज वो एलिमिनेट कर दी, तो आपके पैसे बच गए। और उल्टा वैल्यू एडेड एक्टिविटी के अंदर आपने वो पैसे लगा दिए या जितने पैसे थे आपने उतने ही रखे, तो आपके प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड एक्टिविटी की वजह से वैल्यू भी बढ़ रही है और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हटाने की वजह से आपकी कॉस्ट भी मिनिमाइज हो रही है। ठीक है, कॉस्ट कटिंग का ये सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि ट्रेडिशनली क्या होता था? ट्रेडिशनली बिजनेस के अंदर ना सारे खर्चों की कॉस्ट कटिंग कर दिया करते थे कि जितने भी खर्चे हैं ओवरऑल 20% से घटा दो, उसमें चाहे वैल्यू एडेड खर्चे हो चाहे नॉन वैल्यू एडेड हो, सारे हट जाते थे, मतलब सारे 20% से कम हो जाते थे। बट कायदे से जो खर्चे वैल्यू एडेड एक्टिविटी में लग रहे हैं उनको कम नहीं करना चाहिए, वो जरूरी खर्चे, वो प्रोडक्ट की गुणवत्ता, प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ा रहे हैं। बट जो खर्चे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, प्रोडक्ट और सर्विस की, उनके अंदर क्यों फालतू पैसे बर्बाद कर रहे हो? उनके अंदर से अपना पैसा आप निकाल लो, उनके अंदर से रिसोर्सेज आप निकाल लो। ठीक है, तो ये तो मैंने अपने बिजनेस का एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे लेट सपोज हम घर पे बेटा टीवी खरीद के ला रहे हैं,
टीवी आपने फाइनली क्या खरीदा, सोनी का टीवी खरीद लिया आपने, 50,000 रुपए दिए, सोनी का टीवी खरीदा। अब आपने सोनी के टीवी के लिए 50,000 रुपए दिए हैं, तो इसका ये मतलब निकलता है ना कि कहीं ना कहीं उस टीवी की वर्थ 50,000 है। ऐसा तो होगा नहीं ना, हम इतने बेवकूफ तो है नहीं यार, ये तो 10,000 की चीज है, इसके तो 50,000 मांग रहा है। कहीं ना कहीं अगर वो टीवी 50,000 का बिक रहा है तो उसकी वर्थ इतनी है ना, तभी तो कस्टमर उसको 50,000 में खरीद रहे हैं। जैसे एप्पल का फोन हो गया, 1 लाख का बिक रहा है, 1 लाख की वर्थ है ना, कुछ तो वैल्यू उसके अंदर ऐसी है जो दूसरे फोन्स में नहीं है, तभी तो पर्सन उसके लिए 1 लाख दे रहा है। इसी तरह से लेट सपोर्ट सोनी का टीवी मैंने खरीदा 50,000 रुपए में। अब 50,000 रुपए की जो वैल्यू है, वो वैल्यू जनरेट होने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज लगी होंगी, थोड़ा बैक एंड पे अगर चले तो सोनी कंपनी ने क्या होगा, छोटे छोटे कंपोनेंट खरीदे होंगे, आईसी पुर्जे, स्पीकर वगैरह खरीदे होंगे, उसको स्टोर रूम में लेकर आई होगी, फिर उसको फैक्ट्री में लेकर गई होगी, फैक्ट्री के अंदर उन सारी चीजों को असेंबल करा होगा, कुछ चीजें खुद भी मैन्युफैक्चर करी होंगी, कुछ चीजें आउटसोर्स भी करी होंगी, कुछ कंपोनेंट, फिर फाइनली असेंबल करके सोनी टीवी बना होगा, फिर उसको प्रॉपर पैक वगैरह करके वेयर हाउस के अंदर डाला होगा, वेयर हाउस के अंदर डाल के उसके बाद उसको डिपो में दिया होगा, फिर शोरूम में दिया होगा, उसकी खूब अच्छे से मार्केटिंग वगैरह करी गई होगी, एंड देन फाइनली कस्टमर उसको खरीदता है। कस्टमर ने खरीदा, अब कस्टमर टीवी लेके घर चला गया, अब काम हो गया? नहीं, कस्टमर या तो अपने साथ टीवी लेकर जा सकता है, छोटा है तो, बड़ा होता है तो कंपनी घर पे डिलीवर करा देती है टीवी। घर पे डिलीवर कराने के बाद भी आपको पता होगा इंस्टॉलेशन एंड डेमो के लिए एक सेपरेट पर्सन आता है, वो टीवी प्रॉपर आपकी वॉल पे इंस्टॉल करता है, आपको प्रॉपर उसका डेमो देकर जाता है। फिर अगर मेरे को कुछ पूछना है तो मैं कंपनी वाले को कॉल करता हूँ, या टीवी में कुछ कमी पेशी आ गई तो आफ्टर सेल सर्विस के लिए बंदा आता है, तब हम कहते हैं कि हाँ फाइनली प्रोडक्ट मेरे तक पहुंचा है जिस चीज के लिए मैंने 50,000 रुपए दिए। तो यानी इस 50,000 की वैल्यू जो ये जनरेट हुई है प्रोडक्ट की, इसके अंदर एक एक्टिविटी इन्वॉल्व थी, इतनी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी सर, बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व थी। लेट सपोज आप अपना कार, बाइक, स्कूटी, कुछ भी अपना व्हीकल जब आप सर्विस स्टेशन पे लेकर जाते हैं, सर्विस कराई होगी ना कभी आपने कोई अपना व्हीकल जब आपने सर्विस कराया होगा, तो एक बार याद कीजिए आप, मतलब क्या क्या प्रोसेस हुए थे, क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी। सबसे पहले मैं गया अपना व्हीकल लेके, उसने देखा, मैंने उससे बात करी कि जी ये मेरे व्हीकल के अंदर ना ये चीजें सर्विस कर देना, ये चीजों की कमी है, और अब रेगुलर उसकी सर्विस भी होनी है, मतलब एक तो रेगुलर सर्विस होनी है, और ये चीजें हैं, इसमें से आवाज आ रही है, कुछ है, ये ऐसा है, ये थोड़ा ढीला हो गया, इसको ठीक कर देना। वो एग्जीक्यूटिव आपके साथ जॉब कार्ड बनाता है, सारी चीजें उसके अंदर लिखता है, कहता है सर आप बैठ जाओ, या 2 घंटे बाद आ जाना, 3 घंटे बाद आ जाना, ऐसे होता है। फिर उसके बाद वो व्हीकल कहाँ जाता है, वो आगे वेटिंग पीरियड के अंदर लग जाता है। फिर अलग अलग मशीनों के द्वारा उसकी सर्विसिंग होती है, अलग अलग पर्सन जो भी कुछ भी नट टाइट करना है, कुछ भी करना है, वो अलग अलग काम करते हैं। उसके बाद प्रॉपर उस चीज की वॉशिंग होती है, उसके बाद पॉलिश वगैरह करते हैं ढंग से। फिर एक बार कस्टमर को डिलीवर करने से पहले उसके जॉब कार्ड से टैली कर लेते हैं कि जो जो कस्टमर ने चीज बोली थी वो चीज इसके अंदर हो गई है या नहीं हो गई है। फाइनली जब वो सारी चीजें हो जाती हैं तब कस्टमर को लगता है, फिर फाइनली मतलब हम जो एग्जीक्यूटिव सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ जो कस्टमर ने बोला सब हो गया, देन फाइनली वो व्हीकल कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। यानी बेटा कस्टमर की सिर्फ एक व्हीकल को मतलब सर्विस करने में इतनी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटी सर्विस स्टेशन की है। सर्विस स्टेशन क्या सर्विस दे रहा है, व्हीकल की सर्विस करना। अब जो व्हीकल की सर्विस करने में जो फाइनल सर्विस करने के अंदर जो फाइनल सर्विस होकर आई है, जो वैल्यू है प्रोडक्ट की, जो सर्विस की वैल्यू है, उसके अंदर एक एक्टिविटी इन्वॉल्व थी, बहुत सारी सर, बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो वो जो सारी एक्टिविटीज हैं, वो सारी एक्टिविटीज मिलके प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कर रही हैं या सर्विस की वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, जिसे हम कह रहे हैं वैल्यू चेन। और उसके एनालिसिस हम क्यों करते हैं, क्योंकि मैं उन सारी एक्टिविटीज को देखूंगा, उसमें से जो एक्टिविटीज जरूरी होंगी, काम की होंगी, वैल्यू एडेड होंगी, उनको रखूंगा, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हटाऊंगा। वैल्यू चेन एनालिसिस का यही काम है कि वैल्यू एडेड एक्टिविटी को रखो, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हटाओ। ठीक है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है बाय विच अ फर्म आइडेंटिफाई एंड एनालाइज। किस चीज को आइडेंटिफाई एनालाइज करती है, वेरियस एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू देने के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। उन बहुत सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो और एनालाइज करो कि क्या वो एक्टिविटी वाकई में प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड कर रही है या वो बेकार की एक्टिविटीज हैं। अगर वाकई में वैल्यू ऐड कर रही है तो उनको रखो, और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है तो उनको रिमूव कर दो वैल्यू चेन के अंदर से। The idea is to identify those activity which do not add value to the final product और सर्विस। उनको क्या करो, रिमूव कर दो, एलिमिनेट कर दो, क्योंकि उनमें पैसा खराब करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इधर तो आपने वो एक्टिविटी करी, पैसा खर्च हुआ, बट कस्टमर उस चीज की वैल्यू ही नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू इन सब्सटेंस एनहांस ही नहीं हो रही है, तो फायदा क्या है वो खर्चा करने का। लाइक जैसे सपोज मैं आपको पेन ड्राइव क्लास दे रहा हूँ और उसको बहुत ही ज्यादा कुछ प्रीमियम पैकेजिंग के अंदर दे रहा हूँ,
यार प्रीमियम पैकेजिंग का बच्चा बोलेगा क्या फायदा यार इतना प्रीमियम पैकेजिंग का, वो ना स्टूडेंट उस चीज के लिए पे करना चाहेगा, और अगर हम भी सोचे तो वो चीज बहुत प्रीमियम पैकेजिंग प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहांस नहीं कर रही है, तो दैट इज वाई उस चीज को आप अवॉइड कर दीजिए। आगे अब आगे है द एनालिसिस ऑफ वैल्यू चेन हेल्प्स अ फर्म ऑब्टेन कॉस्ट लीडरशिप और इंप्रूव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये कैसे, ध्यान से सुनना, दो पर्संस हैं, एक वैल्यू चेन एनालिसिस करता है, एक वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं करता है। क्या बोला मैंने, दो पर्संस हैं, एक वैल्यू चेन एनालिसिस करता है, दूसरा वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं करता है। जो पर्सन वैल्यू चेन एनालिसिस कर रहा होगा उसको पता होगा कि मेरे बिजनेस में एक्टिविटीज कौन कौन सी परफॉर्म हो रही है, उसके अंदर उसने वैल्यू एडिड एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी की छटाई कर ली होगी। वैल्यू एडिड एक्टिविटी के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा होगा, प्रोडक्ट को और अच्छा बना रहा होगा, और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी कंटिन्यूअसली वो रिमूव कर रहा होगा, एलिमिनेट कर रहा होगा। इससे उसको दो फायदे मिलेंगे। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को रिमूव करने से बेटा उसकी कॉस्ट कटिंग होगी, तो वो कॉस्ट कम करते करते बहुत कम ला सकता है, तो इससे उसको मार्केट में मिल सकती है कॉस्ट लीडरशिप। क्या, कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप का किस चीज को बोलते हैं, जब आपकी जैसे फर्म है और एक पूरी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में जब आपकी फर्म की जो कॉस्टिंग है वो कम आ रही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आ रही है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप। तो जैसे एमआई हो गया बेटा, एमआई इतना अच्छे लेवल पे क्यों खेल पा रहा है, क्योंकि वो किस में खेल रहा है, कॉस्ट लीडरशिप में। उसकी कॉस्ट ही कम आ रही है, दैट इज वाई वो अपना फोन कम में दे पा रहा है। और कॉस्ट लीडरशिप वही बंदा कमा सकता है जिसकी कॉस्ट कम आ रही है। अब यार कॉस्ट कम आ रही है तो कॉस्ट को कम कैसे करें, कि सारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ओवरऑल कम कर दें, नहीं, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है उनको कंटिन्यूअसली छांटते रहो और उनको हटाते रहो उसमें से, मतलब कॉस्ट हटाते रहो, इससे आपको कॉस्ट लीडरशिप मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा आपको फायदा हो सकता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, मींस जो प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मतलब रिसोर्सेज लगाओ, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो। लाइक जैसे एप्पल है बेटा, कैमरा तो एक नॉर्मल फोन का भी होता है और एक आईफोन का भी होता है। जो मतलब कैमरा हमारे लिए एक वैल्यू फीचर है कि हाँ वो फोन के अंदर होना चाहिए, बट एप्पल अपने कैमरे के अंदर कितनी ज्यादा R&D करता है, तो क्योंकि कैमरा वैल्यू एडिड एक्टिविटी है, मतलब वैल्यू एडिड एक चीज है जो कैमरा फोन में लगा हुआ है, अब एप्पल उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। इससे अपने को क्या बेनिफिट है कि एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया है। क्यों, एप्पल ने अपनी एक्टिविटीज को समझा और जो भी वैल्यू एडेड एक्टिविटी उसकी थी उसने खूब दबा के उसमें R&D करके खूब पैसा उसमें खर्च करा। ठीक है, तो इससे आपको मिल सकता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का भी फायदा। तो यानी जिस भी पर्सन ने वैल्यू चेन एनालिसिस ढंग से करा है अपने बिजनेस का, वो तो या तो कॉस्ट लीडरशिप कमा लेगा या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कमा लेगा। कॉस्ट लीडरशिप कमा लेगा तो वो MI बन जाएगा, जैसे आप देख रहे हो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और नहीं तो वो एप्पल बन जाएगा। दोनों मतलब अपने अपने एरिया के जाइंट प्लेयर्स हैं यार। MI कॉस्ट लीडरशिप में खेल रहा है और एप्पल किस में खेल रहा है, आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है, रिसोर्सेज आप खुद ही बताइए किस में मैं लगाऊं रिसोर्सेज, वैल्यू एडिड एक्टिविटी में, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी में। सर वैल्यू एडिड एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज डिप्लॉय करो, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी में धीरे धीरे रिसोर्सेज रिमूव करो, एलिमिनेट करो। ठीक है, चलिए अब आगे आ गया जी माइकल पॉटर। ये माइकल पॉटर थे जिन्होंने 1985, डेट याद कर लेना, 1985 के अंदर सजेस्ट करा था वैल्यू चेन का एक मॉडल। वैल्यू चेन का एक मॉडल सजेस्ट करा था कि इन्होंने, माइकल पॉटर ने 1985 के अंदर। ठीक है, ये वैल्यू चेन का इन्होंने बता रखा है वैल्यू चेन के बारे में, जिसके अंदर इन्होंने बेटा बेसिकली जो एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटीज जो मैंने बात करी ना, इसको दो तरीके से क्लासिफाई करा। जैसे मैंने आपको ये सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज बताई हैं, इन्होंने इन बिजनेस एक्टिविटी को मोटा मोटी दो तरीके से क्लासिफाई करा। पहला था प्राइमरी एक्टिविटीज और दूसरा था सेकेंडरी एक्टिविटीज। क्या क्या, प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट एक्टिविटीज भी कह दिया जाता है। कौन कौन सा, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, जो बिल्कुल प्राइमरी रूप से आपको नजर आ रही है, जैसे एक सोनी का टीवी अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इनपुट आ रहा है, उसका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, कस्टमर को आगे डिलीवर हो रहा है, बस ये प्राइमरी एक्टिविटी। जो मोटा मोटी रूप से अपेरेंटली रूप से जो बंदे को लग रहा है बैकएंड पे ये चीज तो हो ही रही होगी, क्योंकि प्रोडक्ट का जनरेशन हुआ है, तो प्रोडक्ट के जनरेशन में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्राइमरी रूप से, तो वो हो गई प्राइमरी एक्टिविटी। बट प्राइमरी एक्टिविटीज के बेसिस पर ही खाली काम नहीं हो सकता, प्राइमरी एक्टिविटीज का सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट एक्टिविटीज भी होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूजन हो जाती है कि ओनली प्राइमरी एक्टिविटीज आर relevant for
वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, फॉर जनरेशन ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, बट ऐसा नहीं है। प्राइमरी एक्टिविटीज अनडाउटेडली बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इट डज नॉट मीन कि ये सपोर्ट एक्टिविटीज की सिग्निफिकेंस कम कर देती है। सपोर्ट एक्टिविटीज भी प्रोडक्ट की वैल्यू जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। कभी ये मत सोच लेना कि प्राइमरी एक्टिविटी ही जरूरी होती है प्रोडक्ट में, सेकेंडरी और सपोर्ट इतना जरूरी नहीं होती। दोनों तरह की एक्टिविटी ही जरूरी होती है। सर फिर प्राइमरी और सपोर्ट क्यों बोला इनको? प्राइमरी इसलिए बोला क्योंकि ये एक्टिविटीज डायरेक्टली इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने से रिलेटेड होती हैं। जो प्राइमरी एक्टिविटी होती हैं ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने से रिलेटेड और फिर आगे कस्टमर को बेचने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी है। अपेरेंटली ये तो लगता है कि ये तो हो ही रही होंगी बेसिक रूप से, और इनको सहारा देने के लिए जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज के सहारे के लिए जो दूसरी एक्टिविटीज हैं दैट इज सपोर्ट एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए प्राइमरी एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं आपने पहले भी पढ़ा होगा। 5 एक्टिविटी होती है, ध्यान से। पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक, मैं ऐसे बोलता हूं, पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक, दूसरा ऑपरेशन। पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक। पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक, दूसरा ऑपरेशन, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक। मतलब इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब आपका रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में आना, ठीक है। जब भी इनबाउंड लॉजिस्टिक बोलूं ना, इनबाउंड लॉजिस्टिक, तो अपने दिमाग के अंदर बेटा क्या लगा लो, जब भी मैं आपको इनबाउंड लॉजिस्टिक बोलूंगा तो अपने दिमाग में चलाना है आपको रॉ मटेरियल या स्टोर रूम। रॉ मटेरियल या स्टोर रूम अपने दिमाग के अंदर आप चलाइए जब भी मैं आपको बोलूंगा। सेकेंड, ये देखिए इनबाउंड लॉजिस्टिक है, जब भी इसकी बात आएगी तो दिमाग में सोचिएगा स्टोर रूम के बारे में या रॉ मटेरियल के बारे में, क्योंकि कभी भी आपने किसी साइट पे फैक्ट्री में विजिट कराओ तो एक स्टोर रूम होता है, उसके अंदर अलग से क्या होता है, स्टोर रूम। अब आप स्टोर रूम के अंदर सोचो क्या क्या होता है। स्टोर रूम के अंदर रॉ मटेरियल होता है। स्टोर रूम में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं? स्टोर रूम के अंदर रॉ मटेरियल आता है, उसको हम प्रॉपर तरीके से स्टोर रूम में हैंडलिंग करते हैं, रखते हैं प्रॉपर। बेटा वेयर हाउसिंग वर्ड मत यूज करना, क्योंकि जो वेयर हाउस टर्म है वो यूज होती है फिनिश गुड्स के लिए, और जो स्टोर रूम है वो वर्ड यूज होता है रॉ मटेरियल के लिए। रॉ मटेरियल के लिए वर्ड यूज करना है स्टोर रूम, फिनिश गुड्स के लिए वर्ड यूज करना है वेयर हाउस। तो अभी हमें खाली स्टोर रूम में, स्टोर रूम के अंदर रॉ मटेरियल ही रॉ मटेरियल है हमारे चारों तरफ। उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो रही होंगी स्टोर रूम में? स्टोर रूम के अंदर आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा होगा, उसको आप स्टोर रूम के अंदर स्टोर कर रहे होंगे, हैंडल कर रहे होंगे। और आगे जहां फैक्ट्री है, जहां पर कंस्ट्रक्शन जहां पर काम हो रहा है, जो शॉप एरिया है, जहां पर लगा लो वेल्डिंग हो रही है, कुछ भी कन्वर्जन हो रहा है इनपुट का आउटपुट में, वहां के लिए आप रॉ मटेरियल इशू करते होंगे। यानी मोटा मोटी स्टोर रूम के अंदर हो गए 3 काम। एक तो रॉ मटेरियल का उसके अंदर आना, स्टोर रूम के अंदर उसका इन होना, उस रॉ मटेरियल को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, और लास्ट वाला क्या हो गया कि उस रॉ मटेरियल को इशू कर देना फाइनली फैक्ट्री के अंदर जहां पर प्रोसेसिंग होगी। अब आ जाओ आप मेन फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री मतलब वो वाला एरिया, फैक्ट्री का वो पर्टिकुलर एरिया, वो शॉप एरिया जहां पर कन्वर्जन हो रहा है इनपुट का आउटपुट में। तो दिमाग लगाओ जहां पर ऐसा कन्वर्जन हो रहा है वहां क्या क्या हो रहा होगा? वहां हो रहा होगा कि रॉ मटेरियल आपका जो स्टोर रूम से फैक्ट्री के अंदर आ रहा होगा उस एरिया के अंदर, तो उसका आना। दूसरी चीज कन्वर्जन होना इनपुट का आउटपुट में। इनपुट का जब आउटपुट में कन्वर्जन हो जाएगा तो फिर फाइनली वो जो सामान बन गया उसको हम आगे सरका देंगे किसके अंदर? वेयर हाउस के अंदर। तो फैक्ट्री के अंदर भी मोटा मोटी 3 काम हो रहे हैं, स्टोर रूम से माल आना, उसका कन्वर्जन होना, और उस सामान को फिनिश गुड्स के अंदर हमने बना देना, मतलब फिनिश गुड्स बना के आगे सरका देना वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस के अंदर आ जाओ। वेयर हाउस के अंदर क्या काम हो रहा होगा आपका? वेयर हाउस के अंदर फैक्ट्री से सामान इन हो रहा होगा, उसको हम प्रॉपर तरीके से वेयर हाउसिंग कर रहे होंगे, सामान को रख रहे होंगे, और इसके बाद उस सामान को आगे धकेल देते होंगे हम कहाँ कहाँ, अलग अलग डिपो में, अलग अलग शोरूम में, अलग अलग शॉप्स में, रिटेलर्स के पास, होलसेलर्स के पास, बड़े बड़े डीलर्स के पास, ठीक है। ये चीज हो गई। तो यानी आपने समझ में आया स्टॉक का मूवमेंट हुआ कैसे, कि सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल आया स्टोर रूम के अंदर, उसको रॉ मटेरियल आपके स्टोर रूम के अंदर इन हुआ, उसको प्रॉपर आपने स्टोर रूम के अंदर अपने रखा, उसकी हैंडलिंग हो गई, और उसको आगे इशू करा किसके लिए? आपने फैक्ट्री के लिए। तो ये आपकी रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, स्टोर रूम से रिलेटेड, इसको बोला जाता है इनबाउंड लॉजिस्टिक। दूसरा हो गया आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन इज सिंपली मीनिंग जिस फैक्ट्री के अंदर इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, फैक्ट्री का वो एरिया जिसमें इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें क्या क्या हो रहा होगा? रॉ मटेरियल आ रहा होगा, कन्वर्जन प्रोसेस हो रहा होगा, और फाइनली क्या आ रहा होगा? उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा होगा। और वहां क्या क्या एक्टिविटी हो रही होंगी? मशीनिंग, मशीनरी से रिलेटेड एक्टिविटी, मशीनों का यूज हो रहा होगा, प्रोडक्ट की असेंबलिंग हो रही होगी, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट एटसेट्रा, ये सब चीजें हो रही होंगी,
ठीक है, तो ये फैक्ट्री का एरिया है। इसके आगे हम WIP भी लिख सकते हैं। क्या WIP। अगला चलते हैं फिनिश गुड्स और इसको लिख लो वेयर हाउस। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या होगा, फिनिश गुड्स आपका वेयर हाउस के अंदर आ जाएगा ना, फैक्ट्री से वेयर हाउस में, उसका प्रॉपर वेयर हाउसिंग करोगे, रख रखाव करोगे और उसको आगे ट्रांसफर कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। डन, 3 चीजें हो गई। अब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तो फाइनली बन चुका है वेयर हाउस के अंदर, ठीक है, आगे जा भी चुका है। बट खाली यही चीज रेलेवेंट है क्या बिजनेस के लिए? बेटा अगर प्रोडक्ट की मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल वगैरह ये होगी नहीं तो सारी चीजें बेकार हैं। तो अलग से एक एक्टिविटी है मार्केटिंग एंड सेल्स की, क्योंकि आपको पता है जैसे मूवी है, बेटा मूवी बनने में कई बार इतना खर्चा नहीं होता जितना उसकी मार्केटिंग प्रमोशन के अंदर होता है, ठीक है। तो वो भी खर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी एक्टिविटी मतलब एक हार्ट है बिल्कुल हमारा। क्यों? क्योंकि खाली प्रोडक्ट का बनना ही काफी नहीं है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ही काफी नहीं है, पैरेलल आपको उसका मतलब जो मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, वो भी करते रहना है। अदरवाइज प्रोडक्ट आपका बन के तैयार रहेगा बट सेल नहीं होगा। तो मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्टिविटी आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई इसको प्राइमरी में लिया गया है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, प्राइसिंग, चैनल रिलेशंस। चैनल रिलेशंस क्या हो गए, आपके कई चैनल हो सकते हैं। होलसेलर्स का चैनल कुछ अलग हो सकता है, ई कॉमर्स का चैनल कुछ अलग हो सकता है, रिटेल्स का चैनल अलग हो सकता है, या आपने जोन वाइज कुछ चैनल अपने बना रखे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की क्या क्या अपने को प्राइसिंग रखनी है, कितनी कितनी क्वांटिटी की कितना कितना प्राइसिंग रखना है, किस किस रीजन में किस किस प्राइस का बेचना है, प्रमोशन किस तरह से करना है, ऐड किस तरीके से करना है, ये मार्केटिंग एंड सेल में आ गया। एंड फाइनली सर्विस। सर्विस के अंदर आ जाएगा जैसे आप सोनी का टीवी खरीद के लाए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको अपने घर पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए सोनी से एक एग्जीक्यूटिव आएगा, वो प्रॉपर इंस्टॉल करेगा, डेमो देकर जाएगा, कुछ कमी पेशी होती है अगर बाद में तो उसको ठीक करेगा। तो आफ्टर सेल सर्विस, इंस्टॉलेशन, डेमो वगैरह ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। समझ में आई बात आपको? तो ये हो गई हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। क्या क्या, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल, और लास्ट वाला क्या हो गया आपका ये आपका सर्विस, ठीक है। क्या क्या, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल और सर्विस। इनबाउंड लॉजिस्टिक किससे रिलेटेड है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड। रॉ मटेरियल का आना, रॉ मटेरियल आपके पास आ रहा है उसका इन होना, उसका हैंडलिंग, प्रॉपर रख रखाव और उस रॉ मटेरियल को आगे इशू कर देना। सेकंड, ऑपरेशंस में क्या होगा, इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट होना, जो आपको रॉ मटेरियल रिसीव हो रहा है और जो आप फिनिश गुड्स में आगे सामान ट्रांसफर कर रहे हो बनने के बाद, ये हो जाएगा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या होगा कि फाइनली अब सामान तो बन चुका है बट वेयर हाउस के अंदर आप उसको प्रॉपर तरीके से रख रहे हो और जैसे जैसे आगे ऑर्डर आ रहे हैं सप्लाई कर रहे हो। यही तो होता होगा वेयर हाउस को। आप सोचो ना, वेयर हाउस में क्या होगा, वेयर हाउस के अंदर सामान रखा हुआ होगा, फिनिश गुड्स बने हुए हैं, और वेयर हाउस के अंदर सामान फैक्ट्री से आ रहा होगा। वेयर हाउस में काम होता होगा वेयर हाउस का सामान को प्रॉपर तरीके से रखना, एंड जैसे जैसे अलग अलग डीलर्स, होलसेलर की रिक्वायरमेंट आ रही है उनको ऑर्डर सप्लाई करना। तो ऑर्डर स्केड्यूलिंग वगैरह सब इसमें आ जाता है, प्रोसेसिंग। मार्केटिंग, सेल वो सिंपल, और सर्विस के अंदर जो फाइनली इंस्टॉल करना है और आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। चलिए अब ये है सपोर्ट एक्टिविटी। सपोर्ट एक्टिविटीज वो हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। उसमें सबसे पहले आ जाएगा अपना प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट और इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर बच्चा जनरली कंफ्यूज हो जाता है और प्रोक्यूरमेंट को प्राइमरी एक्टिविटी भी समझ लेता है। बेटा ध्यान रखना, प्रोक्यूरमेंट प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रोक्यूरमेंट इज सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटी। प्रोक्यूरमेंट सपोर्ट एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। गलती हो जाती है बच्चे से बहुत बार, प्रोक्यूरमेंट को प्राइमरी एक्टिविटी मान लेता है। नहीं, प्रोक्यूरमेंट को क्या मानना है, आपको अलग मानना है, सपोर्ट एक्टिविटी। एंड प्रोक्यूरमेंट का मतलब यहां बताया गया है परचेजिंग ऑफ एनीथिंग, चाहे वो आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, कोई सप्लाई है, कोई कंज्यूमेबल है, किसी भी चीज की परचेजिंग को हमने किस में डाला है, प्रोक्यूरमेंट के अंदर। इस चीज को ध्यान रखना, ये जो प्रोक्यूरमेंट है ये सपोर्ट एक्टिविटी है, ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो सर ये लग तो बट मेरे को प्राइमरी एक्टिविटी की तरह रहा है, ये मेरे को ध्यान कैसे रहेगा? बेटा ऐसे ध्यान रखना, सामान की जो परचेजिंग है ना, परचेजिंग तो सपोर्ट में चली गई, बट परचेजिंग के जस्ट बाद जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं ना, मतलब सामान का आना, इनबाउंड होना, आपकी फैक्ट्री के अंदर वो आ रहा है, आप उसको ध्यान से रख रहे हो स्टोर रूम में, उसके बाद की प्रक्रिया प्राइमरी में कंसिडर करी गई है। जो परचेज आपने कर लिया है उसको आपको यहाँ कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट हो गया। दूसरी एक्टिविटी जरूरी होगी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आप देखोगे ना बेटा, प्राइमरी एक्टिविटी तो चलती रहती है, चलती,
और ये सपोर्ट एक्टिविटीज उसके पैरेलल चल रही हैं, उसके पैरेलल। ऐसा नहीं है कि वो इसके साथ साथ ऐसे चल रही हैं इस सीरियल में, ये इनके पैरेलल चलती रहती हैं, इनके पैरेलल, तभी इसको ऐसा बना रखा है। इसको भी वरना ऐसे ऐसे बना देना चाहिए था ना। ये डायग्राम इतना खूबसूरत तरीके से इसको मतलब वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बनाया? क्योंकि ये जो प्रोसेस ऐसे चल रहा है ना, ये इनके पैरेलल चल रहा है, ये सपोर्ट एक्टिविटीज इनके पैरेलल चल रही है। यानी प्रोक्यूरमेंट है, परचेजिंग भी आपकी साइड बाय साइड चली रही होगी बेटा, जो प्रोक्यूरमेंट है। आगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बेटा एप्पल है, एप्पल में क्या कोई इवेंट होता है जब वो R&D करना स्टार्ट करता है? R&D भी पैरेलल चल रही होती है, नो हाउ है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ऊपर काम है, नई नई चीजें सीखना, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये चीजें पैरेलल चल रही होती हैं। बेटा HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो अलग से थोड़ी चलेगा, वो भी पैरेलल चलेगा। और आपको पता है अगर ह्यूमन रिसोर्स एसेट ही आपके पास ठीक नहीं है तो ये सारे चीजें बेकार है ना, बिल्कुल। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो भी पैरेलल चलती रहेंगी, क्योंकि अल्टीमेट एसेट वही है, काम तो सारे वही कर रहा है। एंड लास्ट में फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये बेसिक सी चीजें लाइक जनरल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये चलती रहती हैं साथ में। आप देखोगे तो आप बोलोगे सर अकाउंटिंग का सीधा सीधा सा क्या लेना है प्रोडक्ट के मेकिंग के अंदर, वैल्यू के अंदर? हाँ, मैंने कहा सीधा सीधा लेना नहीं है, बट टेढ़ा टेढ़ा तो लेना है ना, कि कहीं ना कहीं वो पैरेलल तो चल ही रहा है ना। मतलब अगर ये चीजें नहीं होंगी ना तो प्राइमरी एक्टिविटीज लगा लो आपस में क्लैश होंगी, ढंग से नहीं हो पाएंगी, उनमें एक हार्मोनी नहीं हो पाएंगी, तो ये उस चीज को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्राइमरी एक्टिविटीज क्या क्या है हमारी, 5 है। इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल, और लास्ट वाला सर्विस। और सपोर्ट एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? पहला हो गया प्रोक्यूरमेंट, दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें, तीसरा हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अप्रेजल, उनको रिव्यू करना, उनको जो भी आप अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड दे रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, सब। और जो लास्ट है वो है जनरल मैनेजमेंट या फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, दूसरी बेसिक जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रही है, जैसे फाइनेंस, लीगल, अकाउंटेंसी, जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, अब प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटीज ये परफॉर्म होते हैं, इनके अंदर खर्चा आता है। लेट सपोज प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज के अंदर बेटा खर्चा मेरा निकल कर आया 1 लाख रुपए का, ठीक है, और प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ 1,10,000 का। 1 लाख का खर्चा आया, 1,10,000 का बेचा, तो 10,000 का क्या होगा मेरा मार्जिन। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एक्टिविटीज हैं जब ये परफॉर्म होती हैं तो ये प्रोडक्ट की एक वैल्यू जनरेट करती हैं, और जो प्रोडक्ट की वैल्यू जनरेट कर रही है उसी के अंदर बेटा, वैल्यू का मतलब सेलिंग प्राइस आप मान लो, उसी के अंदर उसका क्या है, मतलब प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। या फिर ये जो एक्टिविटीज हैं इससे ही बिजनेस को प्रॉफिट मिल रहा है, अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द मार्जिन, जनरेट्स मार्जिन फॉर द कंपनी। क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर अगर वैल्यू ही नहीं होंगी तो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, प्रोडक्ट का सेल कैसे होगा, अच्छा प्राइस कैसे मिलेगा, प्रॉफिट कैसे मिलेंगे? तो ऑल दीज एक्टिविटी इन कंबाइंड फॉर्म जनरेट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, और अल्टीमेटली मार्जिन भी कमा के आपको इन्हीं एक्टिविटीज के थ्रू मिलता है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखिएगा बेटा, ये आपको लग रहा होगा कि केस स्टडी है, बट ये क्या सिखा रहे हैं सर? बेटा जो केस स्टडी है ना, अगर ये नहीं समझ आया तो केस स्टडी बेकार है। केस स्टडी क्योंकि अलग से कोई चीज नहीं है, वो एक टॉपिक का ही एक्सटेंशन होती है। तो या तो आपको वो टॉपिक पहले से आना चाहिए था, या तो हम टॉपिक पहले समझ लेते हैं और उसके बाद आप उस केस स्टडी को इजीली कर पाएंगे। अब पोर्टर ने क्या डिस्क्राइब करा कि डिस्क्राइब द वैल्यू चेन एज द इंटरनल प्रोसेस और एक्टिविटी। बेटा इधर प्रोसेस और एक्टिविटीज को सिनोनिम बोल दिया है, बट सिनोनिम ये होते नहीं है, जनरली सेम यूज कर लेते हैं इन दोनों टर्म्स को, बट बहुत सारी एक्टिविटीज मिलके एक प्रोसेस बनाती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज मिलती हैं तब एक प्रोसेस बनता है, दोनों टर्म सिनोनिम नहीं होती, बट जनरली सेम जगह आपको मिल जाएगा कि प्रोसेस एक्टिविटी फ्लो में सेम बोल देता है। तो पोर्टर डिस्क्राइब द वैल्यू चेन एज इंटरनल। अब बेटा ये बताओ, ये जो प्रोसेस है मेरी फर्म के इंटरनल ही तो है, कोई बाहर के प्रोसेस थोड़ी है जो मेरी फर्म में नहीं हो रहे, कहीं बाहर ही हो रहे हैं। ये क्या है, सारे प्रोसेसेस इंटरनल। वैल्यू चेन एज इंटरनल प्रोसेस और एक्टिविटी कंपनी परफॉर्म टू डिजाइन, प्रोड्यूस, मार्केट एंड डिलीवर एंड सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारी चीज देख ली हमने। He further stated that a firm value chain and the way it performs individual activity are a reflection of its history, its strategy, its approach of implementing its strategy and the underlying economics of the activities themselves. इसका मतलब है कि एक दाल मखनी है बेटा, हल्दीराम बीकानेर वाला में भी एक दाल मखनी मिल रही है एक अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर, और एक दाल मखनी आपको एक छोटे से ढाबे के ऊपर भी मिल जाएगी। बट वो जो दाल मखनी है वो क्या हो गया, एक प्रोडक्ट, उससे आपको एक वैल्यू मिल रही है। तो अब क्या है,
कि अ फर्म्स वैल्यू चेन एंड द वे इट परफॉर्म्स इंडिविजुअल एक्टिविटी। जैसे हल्दीराम या बीकानेर वाला की जो वैल्यू चेन है, अगर वो दाल मखनी बना रही है तो उसके पीछे भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, और वो उन एक्टिविटीज को किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ये क्या बता रहा है कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में, अप्रोच के बारे में फ्यूचर की। लाइक एक कहीं ना कहीं एक हम अंदाजा लगा सकते हैं ना कि जिस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो ये एक्टिव मतलब जो हल्दीराम की दाल है वो ज्यादा हाइजीनिक होगी, वो ज्यादा बेटर होगी, कंपनी शुरू से ही बहुत अच्छा काम करती आ रही है, फ्यूचर के अंदर भी हल्दीराम के प्रोडक्ट अच्छे होंगे, ऐसी एक इमेज क्रिएट हो रही है ना हल्दीराम के लिए। क्यों? वो किस वजह से क्रिएट हुई? क्योंकि फर्म की जो वैल्यू चेन के अंदर वो जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, ये इस चीज का प्रतीक है कि कंपनी का हिस्ट्री क्या था और कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। एप्पल के लिए भी हम ऐसा कह सकते हैं कि एप्पल की हिस्ट्री और फ्यूचर हम इतना अच्छा कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि एप्पल की जो वैल्यू चेन है वो उसके अंदर जो एक्टिविटी जितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्टिविटीज, जैसे अमेजन है, अमेजन का आउटबाउंड लॉजिस्टिक इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे हमें कंपनी का मतलब हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, आगे अगला मेरा क्वेश्चन ये बताओ कि वैल्यू चेन एनालिसिस प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री पे लगता है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री पे, या दोनों पे लगता है? सर जी दोनों पे लगता है, क्योंकि सभी पे लगता है, चाहे प्रोडक्ट हो सर्विस हो, सबकी वैल्यू जनरेट होती है। एक्टिविटीज को दो तरह से क्लासिफाई करा है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी है? जो डायरेक्टली इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने से रिलेटेड एक्टिविटी है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी आर दोस व्हिच आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट और इन प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस को प्रोवाइड करने में। एंड आपका जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो प्राइमरी एक्टिविटीज की सपोर्ट एक्टिविटीज है। ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से बच्चा समझ लेता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज है ना वो हल्की एक्टिविटीज है, इतनी खास नहीं है, प्रोडक्ट के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है बेटा, उसको सेकेंडरी बोला है, उसको सपोर्ट एक्टिविटीज बोला है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अपनी कोई रेलेवेंस नहीं है। देखो क्या लिखा है, दो सेकेंडरी एक्टिविटी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अगर प्रोडक्ट की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आपका कोई लीगल डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्ट की क्रिएशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इट डज नॉट मीन दैट दे आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू प्राइमरी। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी, इंपॉर्टेंस तो है बट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब आइए, ये तो हमने पढ़ लिया प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या आता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल, और लास्ट का सर्विस। इनबाउंड लॉजिस्टिक मैंने बोला था, जब भी सोचना है स्टोर रूम के बारे में सोचो, रॉ मटेरियल के बारे में सोचो। रॉ मटेरियल पहले आपको रिसीव होता है स्टोर रूम में, उसको आप स्टोर करते हो और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। डिस्ट्रीब्यूट किसको करते हो? फैक्ट्री को। स्टोर रूम से सामान फैक्ट्री में जाता है ताकि वहां प्रोसेसिंग हो सके। इसके अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक आपका बढ़िया चलता रहे, इसके लिए आपको सप्लायर से रिलेशन अच्छे बना के रखने हैं, क्योंकि वो आपको टाइम पे सामान देता रहे। ठीक है, ऑपरेशंस का मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, जहां वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है आपका, वर्क इन प्रोग्रेस जहां बेसिकली ना कार्य प्रगति पर है, जहां रॉ मेटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहां क्या क्या प्रोसेस हो रहे होंगे? ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, मशीनिंग का प्रोसेस हो रहा होगा, पैकेजिंग चल रही होगी, टेस्टिंग हो रही होगी, इक्विपमेंट मेंटेनेंस हो रही होगी, असेंबलिंग हो रही होगी। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर फाइनली बन गया तो उसको हम कहां धक्का दे देते हैं, कहां सरका देते हैं? वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब समझ लो फिनिश गुड्स, वेयर हाउस मींस फिनिश गुड्स। वेयर हाउस का मतलब फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में क्या क्या हो रहा होगा? आप कलेक्ट कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। वेयर हाउस में क्या क्या होता होगा? सामान को कलेक्ट, सामान को प्रॉपर तरीके से वेयर हाउस में रख रखाव करते होंगे और आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते होंगे। किसको? जो भी हमारे अलग अलग डिपो हैं या फिर जो हमारे डीलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, टू एंड कस्टमर। दिस में इंक्लूड फिनिश गुड्स, वेयर हाउसिंग, डिलीवरी व्हीकल ऑपरेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड शेड्यूलिंग, यही काम होते होंगे। देखो अच्छा वर्ड है डिलीवरी व्हीकल ऑपरेशन। डिलीवरी व्हीकल ऑपरेशन मतलब जो हमारे ट्रक्स, टेम्पो वगैरह होंगे वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक का पार्ट बनेंगे, और ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड शेड्यूलिंग भी यहीं पर आएगा। क्योंकि खुद ही बताओ, जैसे मैं डीलर हूँ, सब मैं सामान मंगाता हूँ कहीं से, तो मैं कंपनी के स्टोर रूम में थोड़ी कॉल करता हूँ, कंपनी की फैक्ट्री में थोड़ी कॉल करता हूँ, कंपनी के वेयर हाउस में कॉल करता हूँ। तो जैसे मेरे को सामान चाहिए, मैं बहुत बड़ा डीलर हूँ किसी चीज का, तो मैंने कंपनी के वेयर हाउस में कॉल करा, तो कंपनी ने मेरा ऑर्डर क्या करेगी? प्रोसेस एंड शेड्यूल करेगी। तो क्या आ गया? ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, आगे मार्केटिंग एंड सेल, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट का बनना ही काफी नहीं है, अगर प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मूवीज के अंदर कई बार इतना बनने का बजट नहीं होता जितना उसका मार्केटिंग का बजट होता है। प्रोडक्ट बनाना जितना जरूरी है, उसका बिकना भी इक्वली उतना ही जरूरी है। तो इसमें आ जाएगा एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल सिलेक्शन, ये सब चीजें कि कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना। और लास्ट में सर्विस। सर्विस का मतलब आफ्टर सेल सर्विस, कि आपका प्रोडक्ट शोरूम से डिलीवर हो गया बट आप उसका इंस्टॉलेशन कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, या बाद में कुछ कमी पेशी आती है तो उसका रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। सपोर्ट एक्टिविटीज,
सपोर्ट एक्टिविटीज हम उसको कह सकते हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं, जिसके अंदर हमारी पहली सपोर्ट एक्टिविटी बेटा आ जाती है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब परचेजिंग ऑफ एनीथिंग, मे बी इट्स ऑफ रॉ मटेरियल, फिक्स्ड एसेट, कंज्यूमेबल, कुछ भी वो यहाँ आ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टेक्नोलॉजी वाइज डेवलप कर रहे हो, उसमें तो कितनी सारी चीजें आ जाएंगी, नो हाउ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चीजों का एडवांसमेंट, R&D वगैरह, वो सब यहाँ पर आपका आ जाएगा। ह्यूमन HRM के अंदर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी आपको टर्म्स पता है वो सब यहाँ आ जाएंगे। सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल, रिवॉर्ड, प्रमोशन, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, लेबर एम्प्लॉय रिलेशन। और लास्ट के अंदर फर्म का ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो किसी एक पर्टिकुलर चीज से लिंक्ड नहीं है बट एक ओवरऑल है, किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से लिंक नहीं है बट वो ओवरऑल सभी चीजों को सपोर्ट कर रहा है। लाइक एक ओवरऑल प्लानिंग बिजनेस की, बिजनेस के अंदर फाइनेंस कैसे होगा, बिजनेस की अकाउंटिंग, लीगल, गवर्नमेंट अफेयर, एक क्वालिटी मैनेजमेंट, ये फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर से ये ओवरऑल रूप से सभी एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है देखा जाए तो। ठीक है, आगे वैल्यू चेन अगर किसी ने समझ लिया, अगर आपने वैल्यू चेन समझ ली तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रोडक्ट जिन जिन एक्टिविटीज से मिलकर बन रहा है आपने वो समझ लिया, तो अगर आपने वो सारी एक्टिविटीज समझ ली तो आपने बिजनेस की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ले ली। आपने वैल्यू चेन समझा तो इसका मतलब आपने वेरियस एक्टिविटी समझ ली जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, और वेरियस एक्टिविटी समझ ली इसका मतलब यह है आपने बिजनेस की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ले ली कि ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यू चेन गिव्स मैनेजर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ what the organization does and helps them to identify key processes of the business. अगला, the various processes can be analyzed to identify those activities which do not add value to the consumer. इससे ये भी पता चल जाएगा, वही बात रिपीट हो रही है कि जो प्रोसेसेस या जो एक्टिविटीज बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है उनको समझो और उनको एलिमिनेट करो, और जो एक्टिविटीज जरूरी है उनको रखो और उनमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा इन्वेस्ट करो। Such non-value added activity can be eliminated and add to the margin of the business as a whole. Margin का मतलब profit, कि non-value added activity खत्म होगी तो obviously मेरा profit बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां तक बेटा अपना फिनिश हुआ है वैल्यू चेन एनालिसिस। हमने समझा कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है। अब हम आ जाते हैं केस स्टडी के ऊपर। ठीक है, केस स्टडी पे आ जाइए, केस स्टडी खोल लीजिए बुक के अंदर। वैल्यू चेन एनालिसिस समझ लिया, ठीक है, अच्छे से कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब आ जाइए केस स्टडी के ऊपर, एक आइडिया लग गया ना क्या क्या चीजें होती हैं। अब केस स्टडी के एसेंशियल्स क्या थे, क्या बताया था, क्या क्या चीज जरूरी है। पहले केस स्टडी को समझना है। केस स्टडी को समझने के लिए आपको केस स्टडी आपको थॉरली समझ आई है कि नहीं आई है, कैसे पता चलेगा। आपको केस स्टडी का पूरा फ्लो समझ में आ जाना चाहिए, आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आ जानी चाहिए, और इन दोनों चीजों से आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा टॉपिक, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा मॉडल लगने वाला है इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। अब उसके बाद माइंड में आंसर फ्रेम करो, स्ट्रक्चर बनाओ, पिलर्स बनाओ कि किस किस तरीके से मैं आंसर देकर आऊंगा, क्या फ्लो होगा आंसर का, क्या हेडिंग होगी, क्या सब हेडिंग होगी। और लास्ट में जब आप आंसर प्रेजेंट करेंगे तो तीन चीजों का ब्लेंड करना है, केस स्टडी की लैंग्वेज का, अपना कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है, जिस चीज से जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है केस स्टडी में, और अपना कॉमन सेंस। इन तीन चीजों के ब्लेंड से केस स्टडी को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए केस स्टडी। हाथ में अगर एक आप हाइलाइटर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाइलाइटर या पेन पेंसिल कुछ भी, बट हाइलाइटर अच्छा रहेगा। लिखा है S-Mart was founded in 1990 as a departmental store catering to the entire household requirement from grocery to clothing। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, 1990 में बना था बेटा। ये कितने 30 साल हो गए लगभग इसको। 1990 के अंदर बना था डिपार्टमेंटल स्टोर, और एंटायर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट। जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो इसको विजुलाइज करते रहना। ठीक है, एक चीज ध्यान रख लो, केस स्टडी पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि फटाफट रीड मारी खत्म, ऐसा नहीं। केस स्टडी पढ़ रहे हो, हैंड टू हैंड इस चीज को विजुलाइज करो कि कैसा होगा। अच्छा, S-Mart कुछ ऐसा होगा, ऐसा दिखता होगा, तब बना था, इतनी पुरानी कंपनी है। जब उस केस को दिमाग में विजुलाइज करते हो ना, तो आपको लगता है कि फिर वो केस मेरा है, कि मेरे साथ ये सारी चीजें हैं, कि S-Mart का ऑनर मैं हूं, 1990 में मैंने स्टोर बनाया था, वो स्टोर जो है मतलब इतनी इतनी चीजों के अंदर मेरा डील करता है, यहां से लेकर यहां तक मैं चीजें बेचता हूं, तो मेरे स्टोर में किस किस तरह से आइटम्स होंगी। अगर ये चीज आप विजुलाइज कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, और इसको अपनी प्रॉब्लम समझ पा रहे हो, तो आप इस चीज को अच्छे से लिख कर आ पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं। S-Mart कब फाउंड हुआ था? 1990 के अंदर। डिपार्टमेंटल स्टोर था, एक एंटायर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट देता है
फ्रॉम ग्रोसरी टू क्लोथिंग ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप्स। तो मोटा मोटी मेरे को ये मोर मेगा स्टोर या बिग बाजार जैसा कुछ फील आ रहा है, जैसे बिग बाजार मोर मेगा स्टोर है, कुछ ऐसा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर की, बहुत सारे एंटायर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट है ना, घरेलू सामान ही तो मिलता है वहां पर सुपर मार्केट्स में, और ग्रोसरी टू क्लोथिंग सब मिल रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर है। द कंपनी सिंस हैज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स एंड इनॉग्रेटेड इट्स 100 स्टोर इन 2017। बेटा 1990 से लेकर अब तक 2017 तक, पुरानी केस स्टडी 2017 तक, कंपनी ने अब अपना 100वां स्टोर खोला है, यानी मोटा मोटी 27 साल के अंदर कंपनी ने 100 स्टोर खोल दिया। और कितनी अच्छी बात है बेटा, लीप्स एंड बाउंड्स बोलते हैं जब बहुत फास्ट ग्रोथ करते हो आप, बहुत रैपिडली जब आपकी ग्रोथ होती है तो उसको लीप्स एंड बाउंड्स कहते हैं। तो 27 साल के अंदर कंपनी अपने 100 स्टोर्स खोल पाई है, मतलब कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। इतना जल्दी कंपनी ने मतलब एक्शंस लिए होंगे, इतना जल्दी ग्रोथ करा होगा, तभी जाके पॉसिबल हो पाए कि आज कंपनी के 100 स्टोर हैं। एस स्मार्ट इज नोन फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अच्छी बात है कि इसका जो नाम है ना मार्केट में, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से है, विच आर अवेलेबल एट डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस एट इट स्टोर। बेटा कस्टमर को ना जनरली दो ही चीजें चाहिए होती हैं, क्वालिटी और प्राइस। कभी भी देखना कस्टमर को प्राइमरी रूप से दो चीजें चाहिए, क्वालिटी प्राइस, और एस्मार्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी दे रहा है और साथ ही साथ अच्छा डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है वो। द कंपनी क्लेम्स टू गिव एटलीस्ट 5% डिस्काउंट ऑन लिस्टेड प्राइस अक्रॉस प्रोडक्ट सेगमेंट। कम से कम कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5% तो मिलेगा ही मिलेगा। स्टोर में घुसते ये चीज आपको जरूर मिलेगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि आपने देखा होगा ना जनरली एटमोस्ट लिखा होता है, जैसे आप शोरूम में देखते हो 60% ऑफ, पता चलता है एक ही प्रोडक्ट के ऊपर था, बट कंपनी क्लेम कर रही है कि मैं 5% ऑफ तो एटलीस्ट दूंगी सारे प्रोडक्ट्स पे अपने वाला एटलीस्ट। द सेल ऑफ द कंपनी हैज ग्रोन 30% ऑन ईयर ओवर ईयर बेसिस, मतलब ईयर बाय ईयर कंपनी की सेल बेटा 30% से बढ़ रही है। अच्छा फिगर है यार, 30% से सेल बढ़ रही है हर साल। द कंपनी हैज हाईएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो पैट है इसका हाईएस्ट है, एंड हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी इन द इंडस्ट्री। अच्छी बात है, इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट्स भी अच्छा कमा रही है और अपने शेयर होल्डर्स को भी अच्छा बांट रही है, यानी ओवरऑल रूप से मतलब सारी चीजें कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना। कंपनी इतनी अच्छी, 100वां स्टोर भी खोल दिया, 27 साल हो गए कंपनी को, अच्छा प्रोडक्ट बनाती है क्वालिटी वाला, डिस्काउंट भी देती है, हर चीज पे 5% का एटलीस्ट डिस्काउंट भी देती है, ईयर टू ईयर कंपनी बढ़ भी रही है, 30% की ग्रोथ भी दिखा रही है, प्रॉफिट भी अच्छा है, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी सबसे अच्छा दे रही है इंडस्ट्री। आगे, एस स्मार्ट हैज टाई अप विद मोर देन 500 वेंडर अक्रॉस इंडिया हु प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन डिमांड। कम नहीं होते, 500 वेंडर्स के साथ कंपनी डील कर रही है जो कंपनी को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। खुद ही बताओ ना, अगर मेरे को मैं स्मार्ट हूँ, मैं शैम्पू भी बेचता हूँ, अब जो शैम्पू है बेटा मैं खुद थोड़ी बनाता हूँ, मैं HUL से खरीदता हूँ, PNG से लेता हूँ, पतंजलि से लेता हूँ, और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे खरीदता हूँ। तो क्या लिखा है, एस लिमिटेड देयरफॉर किनसे टाई अप है? 500 वेंडर से जो सामान देते होंगे, लाइफ बॉय, लक्स, इन सबसे मेरा टाई अप है across India who provide high quality product on demand. S-Mart pays all its supplier in advance and hence enjoy preferential pricing as compared to its competitor. होता है ना यार, अगर आप किसी को अर्ली पेमेंट कर दो या कैश में पेमेंट कर दो तो वो आपको मोटा कैश डिस्काउंट देगा, आपकी गुडविल भी बनती है, क्रेडिबिलिटी बनती है कि यार ये बंदा कैश में माल उठाता है मेरे से, तो वो बंदा आपको अच्छा प्राइस जरूर देगा। आप बोलोगे ना सारा माल उठा लूंगा, पेमेंट हैंड टू हैंड ले ले, एडवांस ले ले, वो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देगा, क्योंकि डर रहता है ना पेमेंट ना मर जाए कहीं सामने वाले को। दैट इज वाई हम प्रेफरेंशियल प्राइसिंग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम एडवांस में पहले ही पैसे देकर चलते हैं। तो ये मेरे को फायदा है, ठीक है, सस्ता मेरे को मिल रहा है सामान अपने वेंडर से, एडवांस में देता हूँ और प्रेफरेंशियल प्राइसिंग मिल रही है। द कंपनी प्रोक्यूर्स प्रोडक्ट यूजिंग जिट फिलॉसफी विच हेल्प्स इट टू कीप लो लेवल ऑफ इन्वेंटरीज एंड देयरबाय फ्रीइंग अप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी लगा रही है जिट से क्या, जस्ट इन टाइम, मतलब कंपनी के स्टोर में जैसे जब रिक्वायरमेंट है ना अकॉर्डिंगली कंपनी अपने वेंडर से ऑर्डर कर रही है, ठीक है। ये नहीं कि अपने वेंडर से बहुत सारा सामान मंगा के अपने एक सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस में भर लिया, उसके बाद अपने स्टोर्स को डिलीवर कर रही है। क्योंकि अगर आप देखें ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये एस-मार्ट है, इसका सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस कुछ इमेजिन करो ऐसे है, और ये 100 स्टोर्स हैं, 100 स्टोर्स हैं इसके अलग अलग। बेटा कंपनी ऐसे नहीं कर रही काम, कंपनी ऐसे नहीं कर रही कि मतलब पहले वेंडर से उसके स्टोर के सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस में सामान आएगा फिर अलग अलग स्टोर में जाएगा।
एस्मार्ट क्या काम कर रही है, ये वेंडर है, वेंडर से सीधा सामान खरीद के कहाँ पहुंचा रही है, स्टोर 1 2 3 4, मतलब जितने भी स्टोर हैं वेंडर से सामान खरीदती है सीधा स्टोर में पहुंचाती है, इसको बोल रहे हैं जिट, जस्ट इन टाइम। मतलब जैसे ही यहाँ रिक्वायरमेंट है जैसे भी अकॉर्डिंगली उतना सामान या उससे थोड़ा ज्यादा सामान अपने वेंडर से मंगा के आपने यहाँ कर लिया। इससे क्या फायदा हुआ कि बीच का जो सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस आपको बनाना पड़ता, वो बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, तो आपकी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो आपके स्टॉक इन हैंड में ब्लॉक होती वो नहीं होगी। अब ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारा पैसा आपका ब्लॉक हो सकता था बट वो सारा का सारा आपका सेव हो जाएगा क्योंकि आप जिट फॉलो कर रहे हो। जैसे ही स्टोर से रिक्वायरमेंट आती है आप वेंडर से सामान लेते हो, स्टोर में पहुंचवा देते हो, सेंट्रलाइज मैनेज आप उस चीज को नहीं कर रहे हो। वर्किंग कैपिटल आपकी बचेगी, कैरिंग कॉस्ट आपकी बचेगी। The product are directly delivered to the store by company on trucks and minivans and hence there is no requirement of warehouse to store the product. आगे the products are directly delivered to the store by company on trucks and minivans. ये जो हो रहा है ना, ये स्टोर्स तक सामान जाता है, वेंडर से स्टोर तक सामान जाता है, कंपनी के खुद के ट्रक, मिनी वैन, टेम्पो वगैरह कंपनी के खुद के हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ने खुद ही मैनेज कर रखा है, कोई ये नहीं कि बाहर वाले से हम सर्विस ले रहे हैं। इससे क्या फायदा हो सकता है हमको कि बाहर वाले से सर्विस लेने पे हो सकता है कि डिलीवरीज वगैरह लेट हो रही हो, बट कंपनी के खुद के ट्रक हैं तो ये चीजें और फास्ट हो जाएंगी। Hence there is no requirement of warehouse to store the product. जो warehouse है वो बनाने की जरूरत नहीं है, कंपनी का बहुत इससे फायदा होगा, ठीक है। बट बेटा अपने को ये पता है कि अच्छा तो ये लग रहा है बट इस चीज के लिए सक्सेसफुली जिट भी होना चाहिए। मतलब जिट लगा रही है कंपनी बट सक्सेसफुली जिट होने का मतलब कि आपके जो वेंडर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, वो भी इतने अच्छे होने चाहिए कि वो आपकी जिट के साथ कंपैटिबल होने चाहिए, है ना। और डेफिनेटली वो वेंडर्स अच्छे होंगे, हमारे जिट के साथ कंपैटिबल होंगे, तभी तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट आती है हम उनको बोलते हैं और वो सामान भिजवा देते हैं, ठीक है। मतलब हमारी मिनी वैन उनको लेने चले जाती है सामान को। आगे The company sell product which are required by household on a day-to-day basis and is not keen to sell premium product which have a higher margin but lower demand. इसका मतलब हम कोई महंगे प्रोडक्ट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के अंदर डील नहीं करना चाह रहे प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा जो थोड़े से ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है ना, उनकी इतनी डिमांड नहीं होती मार्केट के अंदर, उनका भी एक अलग कस्टमर बेस होता है, बट देखोगे ना ज़्यादा प्रोडक्ट क्या बिकता है, जो नॉर्मल इनकम ग्रुप का होता है, नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, जो काफ़ी प्रीमियम या बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो कम ही बिकेगा जनरली। देखना बेटा आप खुद ही देखो, आटा, चीनी, दाल, चावल, इनकी भी तो मार्केट में कितनी तरह की क्वालिटी आती है, बट जो एक नॉर्मल क्वालिटी होती है कस्टमर वही लेता है। जो बहुत अच्छे लेवल के, मतलब खूब बहुत महंगे बासमती राइस, खूब लंबा लंबा चावल बन रहा है, खूब अच्छा, वो देखोगे सेल तो वो भी होता है बट उसका कस्टमर बेस कम है, कम लोग खरीदते हैं उस चीज को। तो कंपनी सेल प्रोडक्ट विच आर रिक्वायर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस, रेगुलर रूटीन में, एंड इज नॉट कीन टू सेल प्रीमियम प्रोडक्ट विच हैव अ हायर मार्जिन बट लोअर डिमांड। मतलब कंपनी नहीं चाह रही कि मैं बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट बेचूं, उसकी ऑल्दो उस पर अच्छा प्रॉफिट कमा लेगी कंपनी, बट कंपनी नहीं चाह रही क्योंकि उसकी डिमांड कम रहती है। दिस इंश्योर दैट इन्वेंटरी इज मूव्ड आउट ऑफ द स्टोर फास्टर। मजा आ रहा है ना कि नॉर्मल प्रोडक्ट जो ज्यादा कस्टमर खरीदते हैं डे टू डे बेसिस पे, अगर वही रखूंगा तो वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट मेरा सेल होता रहेगा, आता रहेगा, निकलता रहेगा, आता रहेगा, निकलता रहेगा। एंड इंक्रीजेस द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मतलब सेल जल्दी जल्दी होती रहेगी, स्टॉक आएगा जाएगा आएगा जाएगा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मेरा हाई होगा। द कंपनी ओन्स ऑल द स्टोर्स विच इट ऑपरेट अंडर इट्स ब्रांड नेम, यानी कंपनी के जो सारे स्टोर हैं वो खुद के हैं, कोई फ्रेंचाइजी वगैरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कंपनी सारे स्टोर खुद मैनेज कर रही है, उसका मालिकाना हक कंपनी के पास ही है। देयर इज नो थर्ड पार्टी फ्रेंचाइजी अपॉइंटेड टू ऑपरेट द स्टोर। किसी भी हम बाहर के बंदे पे विश्वास नहीं कर रहे, किसी भी बाहर के बंदे को फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे, सारे के सारे स्टोर हम खुद ही अपने आप इंडिपेंडेंट चलाएंगे। सिंस द प्रोडक्ट आर डायरेक्टली प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सोल्ड टू कस्टमर, देयर आर नो इंटरमीडियरीज इन बिटवीन। ये बेटा ये जो वेंडर है ना जिससे हम सामान मंगा रहे हैं, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर है। कौन है ये? मैन्युफैक्चरर। यानी मैन्युफैक्चरर होने से क्या फायदा है कि सीधा मैन्युफैक्चरर से सामान मंगा लो, मतलब सीधा जो HUL है ना वही कंपनी से सीधा वेयर हाउस से माल मंगा लो, PNG से सीधा माल मंगा लो, पतंजलि से सीधा माल मंगा लो, बीच के डीलर से माल मत मंगाओ, क्योंकि बीच में जितने भी इंटरमीडियरी होंगे, जैसे ये इसको माल देगा, ये इसको, जितने भी बीच में इंटरमीडियरी होते रहेंगे सब अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते रहेंगे और मेरे को वो चीज महंगी मिलेगी। मैंने कहा ये बीच के सारे हटाओ जितने इंटरमीडियरी हैं, सीधा मेन पार्टी से बात करो, वेंडर जो आपका सीधा मेन मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। कोई इंटरमीडियरी का झंझट ही नहीं चाहिए अपने को। आगे Esmart invest in superior quality product and high level of customer service.
किस चीज में इन्वेस्ट करती है कि क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो और कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस मिल सके। देन एग्रेसिव मार्केटिंग, मार्केटिंग पे फोकस है कंपनी का कम। क्यों कंपनी का कम है फोकस मार्केटिंग पे? क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं इसको इतना वैल्यू एडिशन नहीं मान रही होगी ना अपने बिजनेस के लिए कि अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस कंपनी सोच रही है इस पे मुझे ज्यादा खर्च करना चाहिए। मार्केटिंग पे ऐसा नहीं, कंपनी बिल्कुल नहीं खर्च कर रही, कंपनी सोच रही है इस पे मैं इतना ना खर्च करूं मार्केटिंग पे। द कंपनी बिलीव्स दैट इट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर बाय ऑफरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस रादर देन स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे बेटा इंडस्ट्री के अंदर स्टार किड्स भी है ना। स्टार किड्स का मतलब तुम समझ रहे हो, वो जो होते हैं उनके देखता है उनके जो पीछे बैठे हुए खूब पैसा लगाते हैं उनकी पिक्चरों में, खूब, चाहे उनके अंदर टैलेंट हो या ना हो, बट उनकी फिल्मों का बजट खूब होता है, मार्केटिंग वगैरह खूब होती है। बट जो दूसरे टैलेंट है जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, पंकज त्रिपाठी हो गया, ये बेटा ये भी तो एक एक्टर्स है ना अलग तरीके के। ये जो एक्टर्स हैं ये बेटा ज्यादा हिट किस लिए है? अपनी एक्टिंग की वजह से, यानी इन सब्सटेंस उनके अंदर कुछ ऐसा है जो लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना उनकी फिल्में इसलिए ज्यादा चल रही क्योंकि उनकी मार्केटिंग बहुत है, नहीं, क्योंकि व्यूअर्स ने समझा, क्या व्यूअर्स ने उस चीज को समझा कि हाँ यार ये जेन्युइनली अच्छे एक्टर हैं तभी उनको देख रहे हैं। और यही फिलॉसफी एस्मार्ट की है। एस्मार्ट ये मान के चल रही है कि अगर मैं अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और अच्छा सर्विस दूंगी तो ज्यादा बढ़िया है। मार्केटिंग वगैरह पे वो कम फोकस्ड है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कस्टमर अच्छी क्वालिटी से उसको मिलेंगे, रीजनेबल प्राइसेस से मिलेंगे, और मार्केटिंग वगैरह से उसको इतने अच्छे कस्टमर ज्यादा नहीं मिलेंगे। However, need-based marketing activities are carried out by the company। जितना need based है ना, ऐसा तो है नहीं ना कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी की पिक्चर को प्रमोशन होता ही नहीं, होता है ना। हाँ, जितना नीड बेस्ड, जितना जरूरी होता है उतना कर देते हैं। Smart aims to build customer loyalty through high level of customer service at its store। अगर आप उसके स्टोर पे जाओगे तो आपको अच्छे से अच्छे लेवल की सर्विस मिलेगी, आपका अनुभव बहुत बढ़िया रहेगा, जिस वजह से कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड कर पा रही है स्मार्ट। मतलब आप उनके शोरूम में, स्टोर में गए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल रूप से सामान वगैरह अच्छे से रखा हुआ था, उनके यहाँ जितने भी लोग काम करने वाले स्टाफ था उन्होंने बहुत अच्छे से डील करा, प्रोडक्ट सारे ढंग से आपको मिल पाए जो भी आपको चाहिए थे, तो आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इससे आपकी लॉयल्टी बढ़ी कस्टमर की। ठीक है, आगे, Smart is one of the few companies which has witnessed a low employee turnover in the industry in which it operates। यानी not only for the customer, जो कंपनी है वो अपने HR के लिए भी अच्छी है। जो कंपनी है उसके अंदर लो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि कितना जल्दी एम्प्लॉय आ रहा है और जा रहा है, एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में आना और जाना, इसको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। अगर ये बहुत ज्यादा है, टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब टर्नओवर रेशियो कब ज्यादा होता है? जब हायरिंग एंड फायरिंग बहुत होती है। हायरिंग एंड फायरिंग बहुत होती है, वो कब होती है? जब हम अपने एम्प्लॉय की जो काम करने के तरीकों से सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब हम कंपेटेबल नहीं हो पाते होंगे, मेरी जो एम्प्लॉय से रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय की जो मेरे से रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं होती होगी, तभी छोड़ के बार बार जाता होगा। बट अगर ये एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कम है तो इससे मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि हमारी जो कंपनी है उसकी HR पॉलिसी भी बहुत अच्छी है और वो ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छी तरीके से रखना जानती है अपने पास। आगे, द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज आर वेरी हाई। कितनी अच्छी बात है। विच रिजल्ट इन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल द लेवल्स। होता ही है, अगर आप भी मोटिवेटेड होकर काम करते हैं आपकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी आती है, और अगर एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड होकर काम करेगा उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो मोटिवेशन लेवल एम्प्लॉयज का हाई है, दैट इज वाई उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। कंपनी रिगार्ड्स इट्स एम्प्लॉय जेनरसली थ्रू ईसॉप। ईसॉप आपको पता है तभी मिलते हैं, मतलब लॉयल एम्प्लॉयज, जब अपने को लगता है ना कि कंपनी के एम्प्लॉयज अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तभी उनको कंपनी कम दाम में कंपनी के शेयर देती है। तो दैट इज वाई कंपनी ने एज अ रिवॉर्ड अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप भी दिया है। द कंपनी कंडक्ट ट्रेनिंग सेशन फॉर इट्स एम्प्लॉय पीरियडिकली टू इक्विप देम विद द लेटेस्ट टेक्निक इन एरियाज ऑफ प्रोक्यूरमेंट, सेल, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस। इससे देखो स्मार्ट को भी फायदा हो रहा है कि उन कस्टमर अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग सारी चीजें दे रही है, जो भी लेटेस्ट ट्रेनिंग जरूरी है किसी भी एरिया में, चाहे प्रोक्यूरमेंट, सेल, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस किसी में भी हो। और एम्प्लॉयज का भी फायदा हो रहा है कि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, कि इतना सब कुछ उनको सीखने को मिल रहा है जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन को तो नुकसान है ही, एम्प्लॉयज को भी तो नुकसान है ना, वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा। बट अगर इधर एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग हो रही है तो एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा है कि उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है। The result of this effort is clearly visible in the company growth। और एम्प्लॉय की ग्रोथ, एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल हाई तो एम्प्लॉय भी कंपनी के लिए अच्छा काम करेगा। तो दैट इज वाई क्लियरली विजिबल हो रहा है कंपनी की ग्रोथ में। कंपनी की ग्रोथ थी ना बेटा 27 साल के अंदर 100 स्टोर खोल लिए, इससे बड़ी ग्रोथ क्या होगी? हर साल 30% कंपनी की ग्रोथ हो रही है, 30% सेल बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज का एक अच्छा एफर्ट्स इसमें जरूर रहा है, योगदान।
आगे, द कंपनी हैज अ सॉलिड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इट्स एक्टिविटी। मैनुअली नहीं परफॉर्म हो रही, कैसे? सॉलिड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। द कंपनी हैज लीवरेज्ड टेक्नोलॉजी अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, बी इट प्रोक्यूरमेंट, लॉजिस्टिक और सेल्स। हर एरिया के अंदर कंपनी एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, चाहे प्रोक्यूरमेंट हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, चाहे सेल हो। It has implemented SAP R3 which is one of the leading ERP system globally। कंपनी ने बताओ SAP लगा रखा है अपने यार, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन, और ERP प्रॉपर लगा रही है ग्लोबली, जिसको रिकॉग्नाइज करा जा रहा है ERP को, वो कंपनी लगा रही है। इसका मतलब ये अपने को समझ आ रहा है कि कंपनी IT के अंदर भैया बहुत नेक्स्ट लेवल है। वेरियस रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू इन्वेंट्री लेवल, various reports related to inventory level, sale, liquidity position are available on real time basis to the senior management। ये भी अच्छी बात है कि जितना अच्छा आप सॉफ्टवेयर खरीदेंगे उसके अंदर रिपोर्टिंग पार्ट भी उतना अच्छा होगा। सेल से रिलेटेड, लिक्विडिटी से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, ये सारी चीजें आप रियल टाइम के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी समझ आई? मैंने पहले बोला था कि केस स्टडी को फर्स्ट पॉइंट था समझो, और केस स्टडी हमें थोरोली समझ आई या नहीं है, इसके लिए अपने को समझना था पहले फ्लो ऑफ केस स्टडी। फ्लो ऑफ केस स्टडी समझ में आया? अब केस स्टडी का फ्लो देखना कि जो केस स्टडी है वो कितना बढ़िया तरीके से, अपने को ये पता है कि ईयर टू ईयर जो केस स्टडी है जो केस स्टडी है उसके अंदर ईयर टू ईयर हमारी कंपनी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, हमारा बैकग्राउंड कितना अच्छा है कंपनी का, कितनी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, डिस्काउंट वगैरह सब दे रही है, प्रॉफिट अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, सारी चीजें पता चला। फिर आगे बताया कि ये तो ओवरऑल ब्रीफ करा कि कंपनी के पीछे वेंडर भी अच्छे हैं, उनके साथ कंपनी जुट भी कर रही है, कंपनी के पास अपनी वैंस भी हैं, वर्किंग कैपिटल भी कम है, कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, एम्प्लॉय का टर्नओवर रेशियो कम है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सारे स्टोर कंपनी के खुद के हैं, कंपनी सुपीरियर क्वालिटी और हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस में बिलीव करती है, कंपनी मार्केटिंग करती है बस नीड बेस्ड, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ाती है थ्रू हायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, एम्प्लॉय को ईसॉप भी देते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल काफी हाई है, कंपनी की ग्रोथ के अंदर ये साफ दिखाई दे रहा है, और कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग IT बेस्ड भी है, ERP कंपनी यूज कर रही है जिससे बहुत अच्छी रिपोर्ट्स कंपनी जनरेट कर पा रही है। तो देखा जाए तो एक कंपनी की एक्टिविटीज का कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू मेरे को लग रहा है कि कंपनीज की वर्किंग किस तरीके से हो रही है, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। यस और नो? आप खुद ही आप समझिए कि ये सारी चीजों से पढ़ के क्या लग रहा है कि कंपनी में वर्किंग, कंपनी की एक्टिविटीज क्या क्या है, मुझे ये समझ में आया। आगे तो फ्लो ऑफ केस स्टडी समझ में आ गया अपने को, ठीक है। आगे अगला है रिक्वायरमेंट ऑफ केस स्टडी, मैप द वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म्ड एट एस्मार्ट। अब अगर इतना लिखा होता है कि वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म्ड एट एस्मार्ट, तो मेरे लिए लिखना मुश्किल होता ना कि कंपनी में जो जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, बट अब आसान हो गया क्योंकि आगे क्या लिखा है, टू द पॉटर वैल्यू चेन मॉडल। यानी पॉटर वैल्यू चेन मॉडल, पॉटर कौन? माइकल पॉटर 1985 जिन्होंने आइडिया दिया था वैल्यू चेन का, माइकल पॉटर 1985 जिन्होंने वैल्यू चेन का आइडिया दिया था, उनके हिसाब से उसका रेफरेंस लेते हुए आपको वेरियस एक्टिविटीज को मैप करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी है वो बताना है आपको बेसिकली। अब ये बताइए, जब मैं पॉटर वैल्यू चेन का सहारा लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि एक्टिविटीज को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या क्या आता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस, सपोर्ट। या सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या आता है? सबसे पहले प्रोक्यूरमेंट, फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और लास्ट में फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो बताना है। यानी अब मेरे को पता चला, मैंने फ्लो ऑफ केस स्टडी भी देखा, रिक्वायरमेंट ऑफ केस स्टडी भी देखा, इन दोनों चीजों से कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कौन सा है, मॉडल इन्वॉल्व कौन सा है, और ये तो रिक्वायरमेंट में भी बात कर दी थी इस चीज की। तो मुझे पता चला ये पॉटर भैया का वैल्यू चेन मॉडल इसके अंदर लगाना है, कि क्वेश्चन का फ्लो देख के और रिक्वायरमेंट देख के मुझे ये पता चल गया। ठीक है, तो यानी पहला मेरा काम डन हो गया। मेरे को केस स्टडी मैंने अच्छे से समझी, केस स्टडी का फ्लो समझा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझी, और मुझे ये भी समझ में आया कि क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है। अब सेकंड मैंने बताया था माइंड में आंसर का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो, कि अब मैं किस तरीके से आंसर देकर आऊंगा उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो। फ्रेम अ सुटेबल स्ट्रक्चर इन माइंड टू आंसर ऑल द रिक्वायरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ आंसर। अब आंसर का फ्लो क्या होगा, दिमाग में सोचो, आंसर का फ्लो क्या होगा, हेडिंग सब हेडिंग्स क्या होंगी। आंसर का फ्लो मेरा ये होगा कि पहले प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, या फिर उससे भी पहले मेरे को वैल्यू चेन के बारे में बताना चाहिए कहीं ना कहीं। आप समझो ना, फ्लो क्या होगा, सोचो, इस चीज पे दिमाग लगाओ। पहले मेरे को वैल्यू चेन के बारे में बताना चाहिए, फिर प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर उसकी 5 एक्टिविटीज, फिर सेकेंडरी में उसकी 4 एक्टिविटीज। इस तरीके से मेरा आंसर होगा, है ना।
पहले वैल्यू चेन के बारे में, फिर उनकी एक्टिविटीज के बारे में, उनकी सब हेडिंग्स के बारे में, ये मैंने अपने दिमाग में बनाया। और आंसर जब भी आप देते हो केस स्टडी का, तो सबसे पहले केस स्टडी की एक समरी जरूर देकर आते हो, जिसको हम कभी कभी ब्रीफ समरी कह देते हैं, कभी कभी बोल देते हैं इशू इन द केस, कभी कभी इंट्रोडक्शन बोल देते हैं, तो वो मैं स्टार्टिंग में जरूर देकर आऊंगा। कुछ कंक्लूजन वाला पार्ट लग रहा है तो वो मैं लास्ट में देकर आऊंगा। तो ये मैंने एक सुटेबल आंसर माइंड में फ्रेम करा लास्ट। अब क्या है, आंसर लिखो। अब आंसर लिखना है। आंसर लिखना कैसे है सर, हाथ से लिखना वो तो पता है, बट इसके अंदर 3 चीजों का ब्लेंड। पहला, केस स्टडी से लैंग्वेज उठाने का, केस स्टडी से लैंग्वेज उठाओ, जो वैल्यू चेन एनालिसिस मैंने सिखाया है उसको मर्ज करो और अपना कॉमन सेंस लगाओ कि इन चीजों का और इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिएगा बेटा। अब इसका आंसर लिख रहे हैं। आंसर के अंदर याद रखना, कभी कभी ना यहाँ पर इशू भी लिखा मिलेगा आपको, जैसे इशू इन द केस या ब्रीफ या समरी, कुछ इस तरीके से। बट ना इशू वर्ड यहाँ पर एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब एक्टिविटीज जो परफॉर्म करी गई हैं उनका बस मैपिंग मांगी है कि क्या क्या एक्टिविटी है। कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर जो आपको सॉल्व करनी है। आपको इस वजह से इशू वर्ड विल नॉट बी एप्रोप्रिएट हियर। आपको इसकी जगह क्या वर्ड यूज कर लीजिए, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन तुम जितना मर्जी पढ़ लेना, ये तुम सेम टू सेम कभी पेपर में लिखकर आ ही नहीं सकते इंट्रोडक्शन, चाहे जितनी मर्जी बार पढ़ लेना। तो सर मैं क्या लिख कर आऊंगा, इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिख कर आओगे वैल्यू चेन एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट प्लस केस स्टडी का एक ब्रीफ। ध्यान रखना, यही इंट्रोडक्शन या इशू के अंदर स्टार्टिंग में लिखना होता है। इसके अंदर अपने को जो अपनी केस स्टडी चल रही है उसका एक ब्रीफ करिए। यहाँ पर छोटा सा ब्रीफ कर दो, फटाफट मोटे मोटे पॉइंट उठा लो कि कंपनी को इतना टाइम हो गया, कंपनी मतलब ग्रोथ हो रही है, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट, डिस्काउंट वगैरह, 500 वेंडर, ये सारी चीजें ना, इसकी एक मिनी समरी बना दो और थोड़ा सा वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में इसके अंदर आप लिख कर आओ। ये पढ़ोगे, चीजें इसमें भी वही हैं, बट मैं एग्जैक्टली रट्टा मार के नहीं जा सकता इस चीज का। तो कैसे ध्यान रहेगा, आपको जो सब्जेक्ट मैटर है, जो टॉपिक है, उसके बारे में लिखकर आना है वैल्यू चेन एनालिसिस, और जो केस स्टडी है उसका एक ब्रीफ कर आना है। वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में यहाँ पढ़वाया ना मैंने आपको, ये वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर है ना, ये देखिए, ये वैल्यू चेन एनालिसिस, इसका ब्रीफ कर आना है अपने को। जो ये सारी चीजें थी कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, इज अ प्रोसेस बाय विच फर्म आइडेंटिफाई एंड एनालाइज वेरियस एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट और सर्विस। इसके अंदर जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उनको अपने को रखना है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को रिमूव करना है, रिसोर्सेज डिप्लॉय करना है वैल्यू एडेड एक्टिविटी में, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में से रिसोर्सेज अपने निकाल देने हैं। यही सारी चीज होती हैं। ये क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस और एक्टिविटी होता है, डिजाइन, मार्केट, ये सारी चीजें इसके अंदर करनी होती हैं। फर्म वैल्यू चेन एंड वेट परफॉर्मेंस एक्टिविटीज से हमें कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पता चलता है, और ये मतलब सर्विस और प्रोडक्ट दोनों के लिए यूज होते हैं। ये सारी बातें मोटा मोटी रूप से केस स्टडी के ब्लेंड के साथ, केस स्टडी के ब्लेंड के साथ, ये ना केस स्टडी का ब्लेंड, इसके साथ ये दोनों बातें यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन के अंदर लिखकर आ जाएंगे। ठीक है, आगे अब हमारा स्टार्ट हो रहा है मेन आंसर। मेन आंसर मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ द केस स्टडी। केस स्टडी की रिक्वायरमेंट क्या थी कि भैया मैपिंग करो एक्टिविटीज का एज पर पोर्टर वैल्यू चेन। तो चलिए, तो हमने पोर्टर वैल्यू चेन क्लासिफाई एक्टिविटी इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। सबसे पहले हेडिंग किसकी बन जाएगी, प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, वो एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट के डायरेक्टली कन्वर्जन या क्रिएशन से एसोसिएटेड होती हैं, जो एक्टिविटीज, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, that are directly related with creating and delivering a product to end customer। वो कौन सी होगी, प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर क्या क्या आएगा, इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, आपका मार्केटिंग एंड सेल और सर्विस। बट ध्यान रखना, इसके अंदर मैंने कैसे बोला था, आंसर प्रॉपर्ली देना है। कितनी चीजों के ब्लेंड से, 3। आपको केस स्टडी की लैंग्वेज लेनी है, आपको कॉन्सेप्ट और मॉडल जो इन्वॉल्व है उसकी लैंग्वेज लेनी है, और अपना कॉमन सेंस लेना है। अब देखते हैं आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक, आप बताइए इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होगा। सर इनबाउंड लॉजिस्टिक जैसा आपने हमें पढ़ाया था कि रॉ मटेरियल के बारे में सोचते हैं, स्टोर रूम के बारे में सोचते हैं, उसका इन आना, उसका रख रखाव, और फिर जब हम आगे उसको ट्रांसफर कर देते हैं। बट मेरे पर्टिकुलर केस के अंदर तो मैं बेटा एक डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहा हूँ, मेरे लिए तो कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं, मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही नहीं रहा, मैं तो एक ट्रेडर हूँ, पीछे से माल उठा रहा हूँ, आगे कस्टमर को बेच रहा हूँ अपने स्टोर के थ्रू। यानी मेरे लिए तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में रॉ मटेरियल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर। तो आपके लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक
क्या होगा आपके लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक, क्या होगा खुद ही दिमाग लगाइए। जैसे मैंने आपको यहाँ समरी बनाई थी, जैसे एस स्मार्ट है, एस स्मार्ट अपने वेंडर से माल उठाती है अपने ट्रक्स के थ्रू और सीधा मैन्युफैक्चरर से जिट के थ्रू और स्टोर्स में भेज देती है। तो इसके अंदर आपको क्या लग रहा है इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता होगा एस स्मार्ट के लिए, कि इन सामान आ रहा है, इन एस स्मार्ट के लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होगा? एस स्मार्ट के लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक होगा जो वो वेंडर से सामान लेके अपने स्टोर के अंदर रख रही है, वेंडर से सामान लेके जो अपने स्टोर में रख रही है, जो एक्टिविटीज इस बीच में इन्वॉल्व हो रही होगी वो उसका इनबाउंड लॉजिस्टिक हो जाएगा। समझे? इन पर्टिकुलर केस ऑफ एस स्मार्ट, जो सामान मैं अपने वेंडर मैन्युफैक्चरर से ले रहा हूं जिट के थ्रू, जो 500 वेंडर से लेके मैं फिर अपने स्टोर्स के अंदर जब उनको रख रहा हूं, तो वो एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज उस चीज से एसोसिएटेड है, वो मेरा क्या हो जाएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक। देखिए अब इसके अंदर ये बात हो गई। अब इसके अंदर मैंने लैंग्वेज ऑफ द केस स्टडी उठानी है, केस स्टडी से लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट और मॉडल इन्वॉल्व है, उसके अंदर आप ये बात लिख देंगे कि इन अवर पर्टिकुलर केस कि हम मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे, तो रॉ मटेरियल का जो आपका स्टोर के अंदर उसको स्टोर करते थे, हैंडल करते थे, वो चीजें होंगी नहीं, वी आर अ ट्रेडर। तो ट्रेडर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे लिए वो एक्टिविटीज इस तरीके से हो जाएंगी कि वेंडर से लाने तक, स्टोर में रखने तक के प्रोसेस को, और इसका कॉमन सेंस से रिलेटेड भी हम कुछ लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक है, पढ़े। Inbound logistic involved arranging inbound movement of material or finished good from supplier to the manufacturing plant or retail store। इसमें बोल दिया दोनों ही चीजें। Inbound movement देखो मटेरियल का भी बोल दिया और फिनिश गुड्स का भी बोल दिया, फ्रॉम सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और रिटेल स्टोर। अगर मैन्युफैक्चरिंग में होते तो प्लांट में हमारे सामान आता, और हम स्टोर में तो रिटेल स्टोर में। एस स्मार्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, तो ऑल द एक्टिविटी दैट इट अंडरटेक टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू इट्स रिटेल स्टोर, वो सारी एक्टिविटी जो एसोसिएटेड है प्रोडक्ट को रिटेल स्टोर तक पहुंचाने के लिए, वो सारी क्या हो जाएगी इनबाउंड लॉजिस्टिक। वुड फॉर्म पार्ट ऑफ इनबाउंड, उसमें कैसे आ रहा था हमारे पास बेटा अपने ट्रक और टेम्पो थे ना, मिनी वैन्स वगैरह, ये सारी चीजें थी। द कंपनी हैज ओन ट्रांसपोर्ट फ्लीट टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू द रिटेल स्टोर। और आपको पता होगा आप अपने वेंडर के साथ क्या कर रहे थे, जिट कर रहे थे, तो कंपनी ऑल्सो यूजेस अ जिट इन प्लेस विच इंश्योर मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। ठीक है ना, तो ये सारी बातें वर्ड टू वर्ड तो मैं याद नहीं कर सकता, बट आप देख रहे हो वही सारे पॉइंट है। यानी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो वेंडर, जिट और जो आपका सामान आपके पास आ रहा है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स कहां पर थे, ये थे ना यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख कर आ जाओगे, जो जो आपको ठीक लगता है कि मैं जिट लगा रहा हूँ, मैं वर्किंग कैपिटल में मेरे पैसे बच रहे हैं, मिनी वैन्स का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, वो सारी एक्टिविटीज जो स्टोर तक पहुंचाने के लिए वो सब इनबाउंड लॉजिस्टिक है। तो आपको इसका एक ब्लेंड लिखना है, एक मिक्स करके लिखना है, जिसमें आपने केस स्टडी की लैंग्वेज भी यूज कर ली, अपना कॉमन सेंस भी यूज कर लिया, और जो टॉपिक इन्वॉल्व है उसके बारे में भी चर्चा कर आ गए। ठीक है, अगला है ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस तो भैया हमने पढ़ा था कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जो एक्टिविटीज लगती हैं वो आता है ऑपरेशन में, बट कंपनी तो भैया रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट ही नहीं कर रही, तो ऑपरेशन कैसे, खुद ही बताइए। तो एस स्मार्ट के ऑपरेशंस क्या होंगे? कंपनी सर हाँ ये बात तो समझ में आ गई कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर रही, तो कंपनी के ऑपरेशंस क्या है? अच्छा खुद सोचो, कंपनी ऑपरेशन कहाँ कर रही है? स्टोर में। तो स्टोर के अंदर जो जो चीजें होती होंगी वो स्टोर के ऑपरेशंस हो गए। वो ऑपरेशंस में मैं लिख सकता हूँ ना, ऑपरेशंस मतलब जो काम चल रहे हैं, ऑपरेट कहाँ कर रही है कंपनी मेन, अपने स्टोर के अंदर। फैक्ट्री तो है नहीं ना कि उसमें कन्वर्जन हो रहा हो, तो मेन ऑपरेशंस मेरे कहाँ है? स्टोर रूम में। तो स्टोर रूम के अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो मेरी सारी कहाँ जाएंगी? ऑपरेशंस के अंदर। लाइक देखो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बट हमारा जो रिटेल सेक्टर में, हम रिटेल बिजनेस में, इट कंप्राइज ऑफ दोस एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद रनिंग ऑफ स्टोर, स्टोर से रिलेटेड, स्टोर को रन करने में, प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री लेवल ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, डिसाइडिंग द लेआउट ऑफ वेरियस स्टोर, कि स्टोर हमारा कैसा दिखेगा। आप देखेंगे तो हर मतलब ओवरऑल रूप से तो स्टोर के लेआउट सेम होते हैं, बट हर स्टोर का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जैसे आप बैंक की ब्रांचेस भी देख लो, ओवरऑल रूप से तो आपको पता चल जाएगा ये आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है, बट अगर आप अलग से देखोगे ना, थोड़ा थोड़ा आपको सारी ब्रांचेस अलग अलग दिखाई देंगी। तो उनके लेआउट डिसाइड करना, इन्वेंट्री लेवल स्टोर से को रन करना, वो सारी एक्टिविटीज हमारी ऑपरेशन में आ जाएंगी। द कंपनी ऑपरेट थ्रू 100 स्टोर विच आर ओन्ड बाय कंपनी एंड डज नॉट हैव एनी फ्रेंचाइजी। तो ये कंपनी का जो ऑपरेशन था वो कहाँ था? ये देखो इस वाले में, ये सारी बातें ऑपरेशंस में आ जाएगी कि कंपनी वो डे टू डे सारी चीजों में डील करती है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ज्यादा डील नहीं करती,
एंड कंपनी का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फास्ट है, कंपनी के सारे स्टोर खुद के हैं, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, सीधा कस्टमर से वेंडर से खरीद के सीधा मतलब मैन्युफैक्चरर से खरीद के कस्टमर को देती है, सारे क्या है कंपनी के ऑपरेशंस। तो इन सारी चीजों की चर्चा बेटा किसमें हो जाएगी आपके इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर। यही बात है, 100 स्टोर हैं, कंपनी के खुद के हैं, डज नॉट हैव फ्रेंचाइजी और एजेंट मॉडल, द ओनरशिप ऑफ द स्टोर एंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड एंड मेंटेन अक्रॉस वेरियस स्टोर एंड कस्टमर गेट द बेस्ट वैल्यू। अब ये जो चीज है ना, ये है बेटा कॉमन सेंस। अब ये वाली लाइन मेरे को कैसे पता चलेगी कि मेरे को लिखनी है? कॉमन सेंस। जरूरी नहीं एग्जैक्ट लाइन लिख लो, बट आप इंप्लीकेशन लिख सकते हो कि आप खुद सोचो कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पे क्यों नहीं जा रही, खुद के ही स्टोर क्यों रन कर रही है, क्योंकि मेरे को नहीं है भरोसा किसी और पे। मतलब ये मत लिख देना ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट ये लिखना कि हाँ अगर कंपनी इस चीज को खुद इंडिपेंडेंटली मेंटेन कर रही है तो वो बेटर क्वालिटी दे पाएगी, अच्छी गवर्नेंस हो पाएगी कंपनी की। ऐसे पॉइंट आप लिख कर आइए। सिंस द स्टोर आर ओन्ड द कंपनी डज नॉट फेस एनी रिस्क ऑफ क्लोजिंग द स्टोर ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ लीज एग्रीमेंट। अब कंपनी के स्टोर खुद के किसके थे? खुद के ओन थे। ओन के ऊपर क्या लिखे होगे कि कोई रेंट एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट का टंटा ही नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद वो स्टोर वापसी करना पड़े। कंपनी के खुद के स्टोर हैं, जहां एक बार हमने अपनी दुकान खोल ली वहां खोल ली तो हमारे स्टोर चलेंगे। द कंपनी कैन ऑल्सो इन्वेस्ट टू बिल्ड द बेस्ट लेआउट फॉर द स्टोर। ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, जितना लिख पाओ उतना वेल एंड गुड। आगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है? देखो रॉ मटेरियल से सामान फिनिश गुड्स में बन गया, अब फिनिश गुड्स सामान बनने के बाद जब वेयर हाउस में जाता है तो वेयर हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। वेयर हाउस के अंदर क्या होता है कि वेयर हाउस के अंदर हमारा सामान रखा हुआ है, उसके बाद वो सामान हम वेरियस डिपोज के ऊपर अलग अलग डीलर्स को, होलसेलर्स को जब ट्रांसफर करते हैं, सामान जाता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग होती है, उसको बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। बट इन माई पर्टिकुलर केस मैंने तो कोई वेयर हाउस ही मेंटेन नहीं कर रखा। आपको अगर ध्यान हो, इन माई पर्टिकुलर केस मेरा तो कोई वेयर हाउस ही नहीं बना रखा था, मैं तो सीधा वहां से माल लेता था वेंडर से और स्टोर में रख देता था। तो मेरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होगा? मतलब आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या हो सकता है मेरा? अगर मैं इसके केस में देखूं, इन पर्टिकुलर केस ऑफ एस स्मार्ट, मेरे को आउटबाउंड लॉजिस्टिक कुछ भी अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा कि कुछ भी सामान आउटबाउंड लॉजिस्टिक हो रहा है, क्योंकि कस्टमर स्टोर पे आता है, खुद सामान लेकर जाता है। हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम होम डिलीवरी करवाते हो तो वो तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आ सकता है, बट मेनली डिपार्टमेंटल स्टोर में बंदा खुद ही जाता है ना, खुद ही परचेजिंग वगैरह करता है, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक अपेरेंटली नहीं दिख रहा। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक में फिर और क्या चीजें लिख सकते हो? हम ये चीज लिख सकते हैं कि जो हमारा स्टोर है उसके अंदर कस्टमर का जो सामान लेकर जाने का प्रोसेस है, कस्टमर सामान खरीद के जो ले जाता है वो जल्दी हो जाए, वो चीज बढ़िया तरीके से हो। क्योंकि आप देखो, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में चाहे 2-3 घंटे घूम लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारा घूम रहे हो, अच्छा सा मतलब जो भी चीज है खरीद रहे हो, टोकरी में डाल रहे हो, बढ़िया सब कुछ घूमने में मजा आता है। बट जैसे ही बिलिंग कराने जाते हो और आगे 4 बंदे लगे हो, वैसे ही अपने को यार 4 बंदे लगे, पता नहीं कंपनी कैसे काम कर रही है, मतलब उसमें बड़ी बड़ी आफत आती है। चाहे 3 घंटे 4 घंटे पूरा स्टोर घूम लो तो कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट जहां बिलिंग के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ जाता है वहां अपने को पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब क्योंकि जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक है ना, दिखा रहा है कंपनी का स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर ऐसा है तो। क्योंकि कस्टमर जैसे ही सामान खरीदे उसके बाद वो चेकआउट मार दे जल्दी से, मतलब सामान खरीदे, पेमेंट करे, बिल मिले और निकले फटाफट। तो उस वाले एरिया को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि इन माई पर्टिकुलर केस आउटबाउंड लॉजिस्टिक अपेरेंटली मुझे कुछ ऐसा खास नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, दिस इंक्लूड प्लानिंग एंड डिस्पैच, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड अदर फुलफिलमेंट। ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में। बट इन माई पर्टिकुलर केस मतलब रिटेल में भी हो सकता है, जिनके पास वेयर हाउस है उन सबके पास हो सकता है। बट इन माई पर्टिकुलर बिजनेस दिस इंक्लूड एक्टिविटी कैरिड आउट टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। बट कस्टमर को जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूं मैं, वो तो बंदे स्टोर में ही आके खरीद रहे हैं। S-Mart operate through its own store and there are no outsourcing और franchisee arrangement, वो भी नहीं है कि हम फ्रेंचाइजी वालों को सामान भिजवाते हो। तो the company does not have any warehousing requirement as the product are directly delivered to the retail business। मतलब apparently कोई warehouse वाला चीज दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको आउटबाउंड लॉजिस्टिक बताया था ना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक जब भी आए वेयर हाउस के बारे में सोचना है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक जब भी आए फिनिश गुड्स वेयर हाउस के बारे में सोचना है। तो क्या करना पड़ेगा जी? The customer directly pick up the product from the store and there is no transport requirement in this case। तो देखो यहां तक तो सब देखा जाए तो बेकार की बात ही कर रखी है, क्योंकि कंपनी का अभी तक कोई आउटबाउंड लॉजिस्टिक इसने यहां तक नहीं बताया। तो ये लगा लो कॉमन सेंस और कुछ बातें घुमा रहा है वो कॉन्सेप्ट्स की, जो वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हमने पढ़ा था। तो
फिर कंपनी आउटबाउंड लॉजिस्टिक कैसे कर सकती है कि कस्टमर ने जो प्रोडक्ट खरीद लिया, कस्टमर उसको जल्दी लेके चला जाए, वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक हो सकता है कि इनवॉइसिंग जल्दी हो और उसका बिलिंग वगैरह ये सारे काम, चेकआउट का प्रोसेस बढ़िया से जल्दी हो जाए। द कंपनी मस्ट हाउएवर इंश्योर, मतलब हाँ ये कर सकती है थोड़ा, दैट कस्टमर वेटिंग टाइम इज लो एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग, जब हम लाइन में खड़े होते हैं ना फाइनल बिल के लिए, एंड चेकआउट फ्रॉम द स्टोर, जब आप देखते हो बिल भी करा लेते हो, फाइनली गेट पे बंदा खड़ा होता है, बिल चेक करता है, पंचिंग करता है, हाँ ये सामान खरीद लिया, निकाल के एक बार देखता है, तो वो चेकआउट और इनवॉइसिंग की प्रक्रिया उसको हम थोड़ा बढ़िया कर सकते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। ठीक है, अगला है मार्केटिंग एंड सेल। मार्केटिंग एंड सेल में एज वी ऑल नो क्या क्या जाता है, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, चैनल रिलेशन, ये सारी चीजें। बट इन पर्टिकुलर केस ऑफ एस स्मार्ट ये हमने देखा था कि कंपनी मार्केटिंग नीड बेस्ड करती है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं है मार्केटिंग पे, क्योंकि कंपनी फोकस करती है कस्टमर लॉयल्टी पे, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देना, बेटर प्राइसेस देना, इन पे कंपनी फोकस कर रही है। और कंपनी मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, हाँ कंपनी नीड बेस्ड मार्केटिंग कर लेती है। तो यही बात अपन यहाँ लिखकर आ जाएंगे, क्या है, एस्मार्ट बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी बाय ऑफरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइसिंग, द कंपनी डज नॉट स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग, स्पेंड तो कर रही है बट बहुत सारा नहीं कर रही। सर्विस, अब सर्विस के अंदर क्या आएगा, देखो बहुत सारी जगह हमें केस स्टडी में पॉइंट मिला है कि कंपनी अपने कस्टमर की सर्विस के लिए बहुत एग्रेसिव है कि कस्टमर का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, कस्टमर को सर्विस अच्छे से मिले। अगर हम केस स्टडी पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये सर्विस वाली बात जरूर कहीं ना कहीं अपने को 2-3 जगह मिलेगी। कहाँ पर आएगी, ये देखो क्या लिखा है, एस स्मार्ट एम्स टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी थ्रू हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एट इट्स स्टोर। मतलब मार्केटिंग वगैरह पे ज्यादा ध्यान ना देके कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दो, अच्छी सर्विस दो, इस चीज पे कंपनी ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आ गया, यहीं पर पर्टिकुलरली ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और मार्केटिंग से रिलेटेड बातें भी यहीं कर रखी है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं कर रही, तो इस सारी चीजों का ब्लेंड करके ये भी हम लिख कर आ सकते हैं। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बोल दिया। अब आगे, इन केस ऑफ रिटेल स्टोर सर्विस शुड एनकम्पास अ सुपीरियर एक्सपीरियंस एट ऑल स्टोर। आप एक्सपीरियंस, अच्छा ये बताओ, आपको सर्विस अच्छी लगे, जैसे मोर मेगा स्टोर या बिग बाजार आप जा रहे हो, आपकी ओवरऑल आपको सर्विस अच्छी लगे, इस चीज के क्या पैरामीटर्स हैं आपके, आप स्टोर में घुसे, जो जो सामान आपको चाहिए वो प्रॉपर जगह पे लगा हुआ है, जैसे ग्रोसरी एक जगह लगाए, क्लोथिंग एक जगह लगाए, होता है ना, ये सारी चीज क्यों कर रखा है, ये ऐसा होना चाहिए ना, मतलब सब्जियां भी वही हैं, कपड़े भी वही हैं, कोई चीज किसी में मिक्स हो रही है, टॉयज भी वही हैं, सारी चीजें बहुत सही तरीके से अलग अलग जगह रखी हुई होती हैं, ताकि कस्टमर ढंग से उस चीज को चूज कर ले। उसके बाद मतलब बंदे के पास जो भी कार्ट है उसके अंदर वो सारा सामान डाल रहा है अच्छी तरीके से, प्रॉपर जो मूवमेंट का फ्लो है वो अच्छा बना हुआ है पूरे स्टोर के अंदर, की कार्ट अच्छे से आप कहीं भी लेकर जा सकते हो। फिर लास्ट में इनवॉइसिंग को लेकर हर तरह के पेमेंट ऑप्शन है, कैश है, बैंक के थ्रू, नेट बैंकिंग, सारी कार्ड वगैरह सब आप दे रहे हो, तो ये सारी चीजें एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर रही हैं, आप उनको अच्छे प्राइजेस दे रहे हो, बेटर क्वालिटी दे रहे हो, ये सारी चीजें ना सर्विस के अंदर आप लिख कर आ सकते हो। ये सारे पॉइंट आप खुद सोचो ना, आप एक शोरूम के अंदर, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हो और आपको एक अच्छा अनुभव हो रहा है, वो किस चीज का नतीजा है कि आपको वहां पर सारी ओवरऑल रूप से अच्छी सर्विस मिली है। तो सर्विस वुड इनकम्पास अ सुपीरियर एक्सपीरियंस एट द स्टोर एंड मैनेजिंग रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कस्टमर, है ना, कुछ गलत आ गया रिटर्न कर दिया, कस्टमर खुश हो जाएगा। बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी थ्रू हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, सिंपल से पॉइंट इसमें लिख रखे हैं। तो ये तो मेरा हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। अब अगला क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी जो होती है वो कुछ अलग से एक्टिविटी नहीं होती, वो प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए बनी होती है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which support the primary activity in their function. The following are the broad classification of secondary। और ये बात भी चाहे यहाँ लिख कर आ सकते हो कि ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी उसको हमने नाम दे दिया तो इट मीन्स कि वो उसकी इंपॉर्टेंस भी सेकेंडरी वाली है, नहीं, उसकी सेकेंडरी अगर हमने नाम दिया है तो वैसे इसका करेक्ट नाम सेकेंडरी भी ना हो के सपोर्ट है, जो इसका जेन्युइन सही नाम है। और सपोर्ट एक्टिविटीज अगर हमने दिया है तो सपोर्ट किसको कर रही है, प्राइमरी एक्टिविटी को, और जो चीज प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट कर रही है डज नॉट मीन्स कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही, इंपॉर्टेंस कम हो गई, ऐसा नहीं है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है वैसे ही सपोर्ट एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, बट इसका नाम सपोर्ट क्यों पड़ा है, क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए बनी है। प्राइमरी एक्टिविटी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इन क्रिएशन एंड डिलीवरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइमरी एक्टिविटी आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट, बट जो सेकेंडरी सपोर्ट एक्टिविटीज हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी के सपोर्ट के लिए पैरेलल चल रही होती हैं, साइड बाय साइड, तभी उनको देखो ऐसे पैरेलल बनी हुए हो, प्राइमरी एक्टिविटीज के
ऐसे पैरेलल बनी हुई है क्योंकि इनके सपोर्ट के लिए बनी हुई है, वो साइड बाय साइड चलती रहती है। उसके अंदर पहला प्रोसेस क्या होता है, पहली एक्टिविटी प्रोक्यूरमेंट, दूसरी एक्टिविटी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तीसरी एचआरएम और चौथी फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। खुद ही बताओ, प्रोक्यूरमेंट का मतलब परचेजिंग, यानी परचेजिंग वाले एस्पेक्ट यहाँ लिख कर आ जाओगे। परचेजिंग किससे कर रहे थे, 500 अलग अलग तरह के वेंडर थे, जिट के थ्रू परचेजिंग कर रहे थे, अपने खुद के ट्रक थे आपके हाथ, है ना। ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख कर आ सकते हो। और परचेजिंग करते समय आपको पता था ना, आपको बल्क डिस्काउंट मिल रहा था अच्छा खासा, और क्योंकि आप प्रेफरेंशियल प्राइसिंग एंजॉय कर रहे थे, एडवांस पेमेंट कर रहे थे। ये सारी बातें कौन से डब्बे में थी, इसके अंदर, ठीक है ना, परचेजिंग से रिलेटेड। तो आप ये वाली बातें यहां पर लिखकर आ सकते हो। प्रोक्यूरमेंट रेफर्स टू द process of acquiring various product and include activity like identifying and sourcing of this product, vendor selection, placing an order, purchase of the product, etc. The company deals with 500 vendor across India on advance payment terms on produce high quality product, preferential pricing. This helps the company to get better discount which it can pass into the customer. अब देखो ये कॉमन सेंस है, ये वाला जो पॉइंट है, ये तो केस स्टडी में नहीं लिखा हुआ ना कि प्रेफरेंशियल प्राइसिंग है तो उसके क्या इंप्लीकेशन होंगे। कॉमन सेंस लगाया कि पीछे से मेरे को अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो आगे कस्टमर को भी मैं बेटर प्राइसेस दे सकता हूँ, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। दिस, और इसका कॉमन सेंस ऐसे क्यों जागा, क्योंकि हाँ वर्ड आया प्रेफरेंशियल प्राइसिंग, तो हाँ सोचा प्रेफरेंशियल प्राइसिंग से मुझे क्या फायदा कि पैसे अगर सस्ती चीज मिलेगी तो मैं कस्टमर को भी सस्ता दे पाऊंगा। दिस इंश्योर दैट द कंपनी डज नॉट कैरी द बर्डन ऑफ डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड टू द कस्टमर्स, ठीक है। आगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, R&D वाली, नो हाउ वाली, और टेक्नोलॉजी। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग आईटी बेस था, हमने देखा था लास्ट पैराग्राफ के अंदर। कंपनी SAP R3 यूज कर रही थी, ERP पैकेज जिसको ग्लोबली जाना जा रहा है, कंपनी वो लगा रही थी। तो ये वाली बातें हम किस में देकर आ जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी स्पेंस अक्रॉस ऑल द प्राइमरी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी प्रोसेस, क्या क्या आ सकते हैं इसमें, प्रोसेस ऑटोमेशन, ERP सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब कॉमन सेंस है कि टेक्नोलॉजी वाइज एक रिटेल स्टोर में क्या लग सकता है, खुद ही सोचो। एक डिपार्टमेंटल स्टोर एक नॉर्मल परचून की दुकान से कैसे अलग होता है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी आपको कहीं ज्यादा मिलती है। कैसे ज्यादा मिल रही है, उसमें प्रोसेस ऑटोमेशन है, चीजें खुद से परफॉर्म हो रही हैं। लाइक जैसे बिलिंग वगैरह के उनके पास सॉफ्टवेयर हैं, उनके पास ERP सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेज करने के उनके पास सिस्टम है। अगर एक परचून की दुकान से अगर आप एक अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा दे आर वेरी टेक्नोलॉजिकली वेरी हाई डेवलप्ड एज कंपेयर टू नॉर्मल परचून की दुकान। द कंपनी हैज इंप्लीमेंटेड SAP R3 ERP पैकेज, वो आ जाएगा। अ रोबोट सिस्टम इज ऑलवेज नेसेसरी टू इंश्योर द JIT सिस्टम वर्क एफिशिएंटली, ये कॉमन सेंस है। देखिए बेटा, अब इसमें JIT की बात क्यों कह दी इसने, अब देखिए बेटा, JIT कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। JIT करने के लिए आपका जो सप्लायर है, आपको समझिए, वो पहली बात तो आपके साथ JIT करने के लिए तैयार हो कि जिस टाइम पे जिस क्वांटिटी में जो माल चाहिए वो तैयार रखे। और दूसरा, आपने ऐसा रोबस्ट सिस्टम बना रखा है कि इधर स्टोर के अंदर कोई चीज शॉर्टफॉल होती है, कस्टमर की डिमांड आती है, उधर ऑटोमेटिकली ऑर्डर, स्टोर से चीजें लिंक्ड है वेंडर के पास, उधर ऑटोमेटिकली वेंडर के पास ऑर्डर चला जाता है और तुरंत ही मेरी जो मिनी वैन्स हैं, ट्रक्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं उनके पास। मतलब वहां जो पर्सन है उनके पास नोटिफिकेशन आती है कि आपको ये सामान जाके यहाँ से इतना सामान, इतने डब्बे यहाँ से लेकर आने। तो ये सिस्टम बैकएंड पे कितना अच्छा डेवलप कर रखा होगा, टेक्नोलॉजी वाइज हम कितने हाई होंगे। तो ये सब बातें आ जाएंगी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। A robust system is always necessary to ensure that this system work effectively. Such system assist in real time monitoring of inventory level, पता चलता रहता है, बताया ना मैंने, स्टोर के अंदर आपकी कितनी इन्वेंट्री रह गई, कितनी नहीं रह गई, ये सारी बातें रिपोर्टिंग कौन करेगा आपको, आपका ERP सिस्टम। एंड ट्रिगरिंग परचेज ऑर्डर, अब इन्वेंट्री लेवल अगर एक पर्टिकुलर लेवल से कम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल, कि मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गई है तो अब ट्रिगर हो जाएगा क्या चीज, जैसे तमंचा गोली चल जाएगी। अब क्या गोली चल जाएगी कि परचेज ऑर्डर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। आपके स्टोर में इन्वेंट्री लेवल कम होते होते यहाँ आ गया, ये हो गया रीऑर्डर लेवल। अब इस रीऑर्डर लेवल पे अपने आप एक लगा लो, एक रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी वेंडर के पास, जिसके अंदर उसको परचेज ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और वो आपको अकॉर्डिंगली सामान मतलब बता देगा तैयार हो गया, मेरी मिनीवैन्स ट्रक जाएंगे और सामान ले आएंगे। इससे क्या हो रहा है, मेरे पास फालतू स्टॉक इकट्ठा नहीं हो रहा, मेरी कैरिंग कॉस्ट कम हो रही है, मेरे को खामखा स्टॉक के अंदर अपने पैसे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करके नहीं रखनी पड़ रही। तो ये जो कॉमन सेंस है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भी कॉमन सेंस है, ये हम बातें यहाँ पर लिखकर आ सकते हैं। द एंटायर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑर्डर प्लेसमेंट टिल द डिलीवरी ऑफ द कस्टमर कैन बी ट्रैक्ड सीमलेसली, ये सारा टेक्नोलॉजिकल इसके अंदर आ जाएगा। आगे HRM के अंदर बहुत सारे पॉइंट थे। मेरे वर्कर्स का मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, मैं उनको ESOP प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन योर पर्टिकुलर आंसर ESOP की बात ना करी नहीं गई थी,
तो अपनी बुक में आप ईसॉप यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पर ईसॉप के बारे में बोला नहीं है, बट ईसॉप भी आपका यहीं आ जाएगा। उनका एम्प्लॉय का टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, ये सारी बात मैं यहाँ लिख कर आ सकता हूँ, है ना। पहला, दिस इन्वॉल्व एरिया ऑफ रिक्रूटिंग, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, रिवॉर्डिंग पीपल। ये तो नॉर्मल आ गया ना, जो वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर यही तो टर्म्स थी। क्वेश्चन से क्या क्या उठाया मैंने, ये केस स्टडी से उठाया। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था, ब्लेंड होता है तीन चीजों का ब्लेंड होता है। ये पहली चीज कहां से उठाई, जो हमने पढ़ा था ना वैल्यू चेन एनालिसिस का थ्योरी, ये चीज उठा ली वहां से। ये वाला पोर्शन उठा लिया होगा इसने केस स्टडी से, ठीक है। ये भी पोर्शन केस स्टडी से उठा रखा है इसने, यहाँ से यहाँ का पूरा पोर्शन ये केस स्टडी से उठा रखा है, ठीक है। इसके अंदर अपना कॉमन सेंस क्या लिख कर आ सकते हो कि कंपनी का मोराल हाई है, कंपनी का ग्रोथ अच्छी होगी, फ्यूचर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कंपनी एक और मतलब जैसे 100 स्टोर है, कंपनी के और स्टोर्स बेटर तरीके से खुल पाएंगे, हम और ज्यादा एम्प्लॉयज को अपने पास अट्रैक्ट कर पाएंगे। मतलब जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं, जो दूसरे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, वो हमारी कंपनी के अंदर काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। जैसे जनरली लोग टाटा कंपनी में काम करना पसंद करते हैं, इसी तरीके से जो लोग हैं वो स्मार्ट में काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। दैट इज स्मार्ट में काम करना ज्यादा पसंद करेंगे, तो हम एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल फ्यूचर के अंदर भी रिक्रूट कर पाएंगे। तो वो पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह हम एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं, सब बात आ जाएगी। और लास्ट के अंदर बेटा फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या बात आ जाएगी, उसका लीगल डिपार्टमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग। और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे आपको बोले चाहे ना बोले, आप अलग से कॉमन सेंस के रूप से लिखकर तो आ सकते हो, सभी में होता है ये तो, कि कंपनी का एक प्रॉपर अकाउंटिंग हो, प्रॉपर कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस से रिलेटेड बातें हो, एक जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटेजी, वो सारी बातें यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट में ना केस स्टडी से कुछ पिक नहीं कर रखा, क्योंकि केस स्टडी में ऐसा कुछ है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये तो एक जनरल बात है कि ओवरऑल जो कंपनी का होता है। This include not only the physical infrastructure but also all the department of management, finance, legal, which are required to keep the company store operational. All these are important for organization performance in primary activity. अगर लीगल डिपार्टमेंट नहीं होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगी, फाइनेंस का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, तो ना तो प्राइमरी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओगे ना सेकेंडरी परफॉर्म कर पाओगे। मैं तो फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर सोचता हूँ बिल्कुल सेपरेट एक्टिविटी समझो, ये तो प्राइमरी सपोर्ट ईच एंड एवरी एक्टिविटी को सपोर्ट करिए, ये जो फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एक्टिविटी है, ठीक है। तो आप लास्ट में चाहें तो इसका एक छोटा सा मिनी कंक्लूजन भी लिखकर आ सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज का ऐसे ऐसे एक मतलब उसकी और मिनी समरी बनाकर आ सकते हैं कि देखा कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द केस स्टडी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव फाइंड आउट कि कंपनी दो तरह से है, कंपनी की एक्टिविटीज, एक प्राइमरी और एक सपोर्ट, और उसके अंदर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज थी, और कंपनी जिस तरह से इन उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है इसका ब्रीफ हमने ऊपर कर दिया। तो एक छोटा सा कंक्लूजन हम इसके बारे में भी देकर आ सकते हैं, ठीक है। समझ आया। लास्ट भी आपको दोबारा से ये चीज बताऊंगा कि हाउ टू हैंडल केस स्टडी एंड इफेक्टिवली प्रेजेंट इन एग्जाम। ध्यान रखना कैसे कि केस स्टडी को पहले समझना है। मैंने पूरा केस स्टडी आपको ढंग से समझाया, क्या था केस स्टडी के अंदर क्या नहीं था, ठीक है। पूरा केस स्टडी हमने अच्छी तरीके से समझा। दूसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ द केस स्टडी, केस स्टडी की रिक्वायरमेंट क्या थी भैया, कि मैप करनी थी वेरियस एक्टिविटी, वो भी हमने समझा। लास्ट कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर टॉपिक्स इन्वॉल्व थे, क्या इन्वॉल्व था, वैल्यू चेन, मैंने वो भी पहले आपको ढंग से समझाया। तो केस स्टडी समझ में आई। फिर हमने माइंड में आंसर फ्रेम करा कि फ्लो ऑफ आंसर क्या होगा, कि हम सबसे पहले वैल्यू चेन एनालिसिस और केस स्टडी का एक ब्रीफ कर आएंगे। फिर प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में कोई हेडिंग लिखेंगे, उसके बारे में प्राइमरी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटी की 5 एक्टिविटीज लिखेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे, उनके अंदर की 4 एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे और कंक्लूजन एक्सप्लेन करेंगे। ये माइंड में चला मेरे, फ्रेम करा मैंने। एंड लास्ट के अंदर मुझे आंसर फाइनली लिखना है। और आंसर फाइनली कैसे लिखते हैं, आपको ब्लेंड करना 3 चीजों का, केस स्टडी का लैंग्वेज उठाना है, आपको अपने जो कॉन्सेप्ट है उसका लैंग्वेज उठाना है, और अपना कॉमन सेंस जितना भी निकल पाए इस चीज से वो आपको क्लिक कराना है, ठीक है। लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन दे दीजिए अगर बन पाए तो। एंड केस स्टडी के अंदर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। जितने नंबर की भी केस स्टडी केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप मान के चलो इस तरीके से कर आते हो ना, तो आप 90 to 95% एटलीस्ट उसके अंदर आप स्कोर कर सकते हो। मोर देन 90% आपके नंबर आएंगे इन पर्टिकुलर केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हैं। तो आज का सेशन क्लोज करते हैं। कुछ भी इस चीज से रिलेटेड डाउट हो, क्वेरीज हो, मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा। एंड ये आपने केस स्टडी पढ़ा है तो साथ के साथ अब इसको रिवाइज भी कर लीजिए एक बार, और टाइम टू टाइम रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एंड जैसे कोई भी हमारा टॉपिक है, चाहे केस स्टडी है चाहे न्यूमेरिकल्स है,
एक अपनी ना अप्रोच चेंज कर लो। बच्चे की एक रीडिंग अप्रोच हो चुकी है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा, न्यूमेरिकल्स में भी, न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन देख रहा है और उसका आंसर भी देख रहा है, मतलब बस देखे जा रहे हो चीजें, अपना दिमाग नहीं लगा रहा। अपना दिमाग बच्चे का बैठ गया है बिल्कुल, अपना दिमाग पेपर में क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि लगाता ही नहीं। जिस चीज को यूज नहीं करोगे जाम हो जाएगी ना वो। क्योंकि आपने ये केस स्टडी ऐसे पढ़ी और आपने इसका आंसर देखा तो आपके लगा कि हाँ यार ऐसे ही होता होगा। कोई भी न्यूमेरिकल देखा उसका आंसर फिर देख रहे हो, हाँ भाई ऐसे ही आंसर निकलता होगा। क्यों भाई ऐसे क्यों निकलता होगा? जब तक दिमाग का यूज नहीं करोगे, अपने लॉजिक्स नहीं लगाओगे, तब तक आप कैसे कर पाओगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, कीप शाइनिंग, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज रिवाइज करते रहिए। और जितना सब्जेक्ट में आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा।